तो प्रेसी के फर्स्ट सेशन में हमने इफेक्टिव प्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हमने बात किया था, ठीक है। अब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रेसी इन द प्रेसी शीट, अब इस पे हम बात करेंगे। फाइन, ये चीज हो गई थी नहीं, ओके यहाँ पर है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर प्रेसी राइटिंग। The original Prezi sheet of UPSC is attached at the end of the book. ये जो ओरिजिनल प्रेसी शीट के बारे में बात हो रही है वो जो मैंने आप लोगों को टास्क ग्रुप में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, स्पेसिमेन कॉपी जो लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है। जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे आपको वही क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलेगा जो 45 पेजेस का है, वो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखाऊंगी। तो वो आपको मिलेगा। तो उसमें जो प्रेसी शीट है ना, आप लोग चाहो तो वो प्रेसी शीट यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो प्रेसी शीट जो मैंने दी है जो मेरी बुक में है वो प्रेसी शीट भी आप यूज कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की जो मेरी जो प्रेसी शीट है ना वो एग्जैक्टली उसी डायमेंशन, बॉक्सेस का जो डायमेंशन है ओरिजिनल प्रेसी शीट का, यूपीएससी का, वो ही डायमेंशंस कोशिश किए कि रखे। हालांकि पूरा एग्जैक्ट नहीं हो पाया है, तो वो आप लोगों की मर्जी है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर सपोज किसी के पास अगर आप बोल रहे हो कि मैम प्रेसी शीट को प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा तो कॉस्टली पड़ सकता है, तो ऐसे भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी खुद से पेन से एक प्रेसी शीट तैयार कर लो, डायमेंशंस वही रखो, मगर एक प्रिंट आउट आपको निकलवाना पड़ेगा, जिससे या तो अपने फ्रेंड से डायमेंशंस पूछ लो, लेंथ ब्रेथ ये सारा पूछ लो, और खुद से बॉक्सेस तैयार कर दो। जिसके पास कंप्यूटर है वो लोग भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और हाथ से तैयार करना कर लो, और बॉक्सेस पेंसिल से तैयार करोगे बेटर रहेगा, या पेन से करना वैसे कर लो, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर आप लोग जो प्रेसी मुझे दोगे वो बॉक्स में दोगे, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। कोई मुझे प्रेसी ऐसे नहीं देगा नॉर्मल जैसे लिखते हैं, क्योंकि ना आप लोग बॉक्सेस में भी लिखने में मिस्टेक करते हैं, तो मुझे वो भी मिस्टेक्स देखनी होगी, ठीक है। बॉक्सेस में लिखना आसान नहीं है क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, तो आसान कैसे होगा, राइट, ठीक है। अब लिखा है, रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रेसी बिफोर अटेम्प्टिंग इट। प्रेसी का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। यूपीएससी चेंजेस द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसी, यू माइट लूज मार्क्स इफ इट्स इंस्ट्रक्शन आर नॉट फॉलोड। The instruction of the Presi in the year 2019 and 2015 are given below. तो जो इंस्ट्रक्शन चेंज हुआ है उसका थोड़ा सा मैंने सैंपल यहाँ पर दिया है। 2019 CAPF का इंस्ट्रक्शन था, attempt a Presi of the given passage in 1/3 of its length, do not suggest a title, राइट एज फार एज पॉसिबल, यानी जहां तक हो सके। तो यूपीएससी आपको कंपेल नहीं कर रहा है कि आपको अपने ही वर्ड्स में लिखना एकदम कंपलसरी, वैसा कुछ नहीं है। As far as possible in your own words, the Prezi must be written only in the Prezi format given below, ठीक है, यानी given below मतलब जो Prezi शीट दिया गया है। 2015 में था, attempt a Prezi of the given passage in 1/3 of its length, do not suggest a title, write as far as possible in your own words, state the number of words at the end of the answer। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर 2015 में ऐसा था। राइट द प्रेसी ऑन द सेपरेट शीट प्रोवाइडेड, पहले है ना सेपरेट शीट देते थे और फिर आप लोगों को उसको फासन करना पड़ता था, जो थ्रेड मिलती थी उससे। मगर अब ये लोग है ना क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में ही प्रेसी शीट को अटैच कर देते हैं तो आप लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेवर यूज द प्रोनाउन आई एंड यू इन द प्रेसी, ठीक है। ये जो आई एंड यू वाला जो ये जो प्रोनाउन है, आई एंड यू का मतलब आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ये जितने भी प्रोनाउन है ना, अपने एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आप लोग यूज नहीं करोगे। ये प्रोनाउन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग आई या आई का किसी भी फॉर्म का प्रोनाउन आप लोग यूज करते हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद उस आंसर में आ गए, आई खुद आंसर में आ गए, ठीक है। मुझे ना लास्ट जो आंसर स्क्रिप्ट्स मिली थी टेस्ट पेपर्स की, उसमें कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से ऐसे लिखा था, मतलब ऐसे का मैं लाइन बता रही हूँ। नाउ लेट अस मूव टू, लेट अस प्रोसीड टू, तो लेट अस में आप आई भी आ गए और अस में एग्जामिनर भी आ गया, ठीक है। म्यूट कर लेना, किसी का नहीं है, जिसका म्यूट नहीं है वो कर ले, बस चेक करो। तो अस में आप एग्जामिनर को भी घसीट रहे हो, खुद भी आ रहे हो। कहाँ एग्जामिनर क्यों आएगा भाई,
ठीक है, इसीलिए कभी ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में लेट अस या प्रेसी में लेट अस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लेट अस नहीं लिखोगे। नागेश है, उसने लास्ट जो पैसेज था हमने जो किया था लास्ट जिस 2021 का, राइट, तो उसमें लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें नागेश ने अस लिखा हुआ था, यूएस अस। तो मेरी उससे फोन में बात हुई तो मैंने वही नागेश को कहा कि ये अस कौन है, आप हो और एग्जामिनर है, कहाँ से आ गए भाई, आप लोग आंसर में कैसे पहुंच सकते हो? ठीक है, तो आप अपने आप को एड्रेस नहीं कर सकते हो किसी भी आंसर में, और एग्जामिनर को भी नहीं। हाँ, अगर सपोज आपसे आपका ओपिनियन पूछता है, जो कि आपसे सिर्फ रीडिंग कॉम्पिटिशन में पूछेगा, आपसे प्रेसी में या आपसे ऐसे में नहीं पूछता है मगर आप आई नहीं यूज करोगे। अगर आप लोग आई यूज करते हो ना स्टूडेंट्स, आप अपने आप को बहुत ज्यादा इट्स काइंड ऑफ सेल्फ एग्जाल्टेशन, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाली बात हो जाती है, जो कि एकदम सही नहीं है। रही बात यू की, तो यू जहां पर भी लिखोगे, और मैंने देखा है अक्सर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर में यू लिख देते हैं, गलत है। ठीक है, यू का मतलब आप एग्जामिनर को घसीट रहे हो, है ना, ये सब काम नहीं करोगे किस पूरे एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में, ये चीज ध्यान रखना। द प्रोनाउन, ये सब सारी चीजें मैंने बता दी है। द प्रोनाउन आई इंडिकेट्स एग्जामिनी एंड द प्रोनाउन यू इंडिकेट्स एग्जामिनर, बोथ दीज पर्सन कांट कम इन द पैसेज, therefore can't be included in the précis, always write it in the third person, though the pronoun we can be used if it indicates general mass। ठीक है, डू नॉट राइट एनी सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। मुझे ध्यान आ रहा है लास्ट टाइम नागेश ने कहा था कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं कि नहीं, तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का चक्कर नहीं है, चक्कर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच ऐसा टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें आप लोगों को ये डबल कोट्स मिलता है। ही के पहले आप डबल कोट्स देख रहे हैं, ये रहा, और he has done his duties, तो ये he has done his duties is put within double inverted commas, तो मेरे मुंह से डबल कोट्स निकलता है वैसे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। तो इस तरह का सेंटेंस आप कभी नहीं लिखोगे, आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कर दो, he said that he had done his duty। तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना, कभी भी डायरेक्ट स्पीच में मत लिखना। पैसेज में आप लोग को हो सकता है कि कुछ कोई पर्सन कोई डायलॉग बोला, वो डायलॉग इज विद इन दिस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, और आपको लगता है दिस डायलॉग इज वेरी मच रेलिवेंट टू द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज, यू इंक्लूड इट, बट इसको आप इसका फॉर्म चेंज कर देना फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, do not use Mr. and Mrs. These words consume unnecessary words. कुछ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आप लोगों को मिस्टर मिसेस अगर दिखता है तो मत यूज करना। ठीक है, एक एक वर्ड्स बहुत वैल्यूबल होते, एक एक बॉक्स बहुत वैल्यूबल होते हैं प्रेसी शीट में, तो मत यूज करना। और रही बात मिस्टर मिसेस यूज करने का ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट में, इनफैक्ट पूरे एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आप लोग मिस्टर मिसेस ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट ने लिखा था मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ऐसे करके लिखा था, तो मत लिखो। और वैसे भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को आपको कोट नहीं करना, ये हम एसए का वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर को कोट नहीं करना है, कहीं पे अनअवॉइडेबल है तब तो आपको कोट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको ध्यान होगा, एक बार एक ऐसे क्वेश्चन आया था सीएपीएफ में, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो जब मैंने इस क्वेश्चन का, मैंने खुद ही इसका आंसर तैयार किया था, तो जब मैं इसका आंसर तैयार कर रही थी तो अनअवॉइडेबल था, मुझे पार्टीज को कोट करना पड़ा था। और इस बार 2021 में हेरिडिटरी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ आया था, रिमेम्बर 2021 का, उसमें भी मुझे पार्टीज को कोट करना पड़ा था, राइट। मगर फिर भी मैंने कोशिश की थी मैं किसी पॉलिटिकल लीडर को कोट नहीं करूं। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, डू नॉट कोट अननेसेसरीली, किसी को किसी बंदे का नाम मत लिखो, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सेंसिटिव हो जाता है मामला। ठीक है, डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द पैसेज व्हाइल राइटिंग द प्रेसी। टेंस आप नहीं चेंज कर सकते हो। जिस तरह से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्वेश्चन का टेंस और आंसर का टेंस सेम होना चाहिए, वैसे ही प्रेसी में कीप द टेंस सेम, पैसेज का टेंस और आपका प्रेसी का टेंस एकदम सेम होना चाहिए। आपको पता है टेंस चेंज हो जाती है तो मीनिंग भी चेंज हो जाती है। वेरी सिंपल, मैं कल गया, मैं कल जाऊंगा,
मीनिंग चेंज हो गई। गॉट इट? तो इसलिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत लेजरली यूज करते हैं, कभी गो, कभी वेंट, टर्न, टर्न, अपनी मर्जी से, तो ऐसा नहीं करना। डू नॉट यूज कोटेशन और एनी ऑर्नामेंटल सेंटेंसेस। अब आपको ध्यान होगा, किसी ने अगर फूल वाला प्रेसी अगर आप लोगों को याद होगा, तो उस फूल वाले प्रेसी में एक कोटेशन, कोटेशन तो नहीं, फ्रेज आया था, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो ये एक तरीके का फ्रेज है, मत यूज करो। अब ऑर्नामेंटल सेंटेंस, इफ यू रिमेंबर, फूल्स वाले सेंटेंस में आया था लिटरेचर हैज इमॉर्टलाइज्ड द फूल्स, कुछ इस तरह से आया था। तो ये एक ऑर्नामेंटल टाइप का है और थोड़ा सा सरकाजम है, व्यंग है, ये सब चीज मत यूज किया करो। फाइन। अच्छा, देखिए ऑथर का टोन आपको समझना है। ये यहाँ पे सरकास्टिक हो रहा है, ये यहाँ पर इसका टोन थोड़ा सा सैड वाला टोन है, ओवर टोन आपको समझना पड़ेगा। और उस टोन को ही, आई मीन, इससे आपको ना ऑथर का ओपिनियन पता चल जाएगा कि ये ऑथर का ओपिनियन है। उस ओपिनियन को बरकरार रखो अपने प्रेसी में। फाइन। नेक्स्ट, डू नॉट इंसर्ट अ क्वेश्चन। इन अदर वर्ड्स, डू नॉट फ्रेम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक सेकेंड रुकना स्टूडेंट्स। फाइन। अब जो मैं क्या बोल रही थी, डू नॉट इंसर्ट अ क्वेश्चन। कभी कभी आपको है ना पैसेज में, राइटर है ना हमेशा याद रखना अपनी धुन में लिखता है, अपने फ्लो में, ठीक है। उसको ये नहीं समझ में आता, वो क्वेश्चन समझ में आना मैं नहीं कह रही हूँ, मगर वो कहीं कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेगा। और आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो ये बात कह रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट, कनेक्टेड, तो ये आप डालो, मगर उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस बना दो। मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको आप सकारात्मक वाक्य बना दो, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव भी बोलते हैं। फाइन। तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन से पैसेज में इस तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। Do not suggest title unless asked in the instruction. ये चीज ध्यान रख। और यूपीएससी है ना इतना ट्रिक्स प्ले करता है ना, 5 साल तक लिखता रहेगा डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, बच्चे हैबिचुएटेड हो जाएंगे, फिर अचानक लिख देगा सजेस्ट अ टाइटल। और ये काम है ना यूपीएससी इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है ना सिविल्स का, उसमें ये करता है। सीएपीएफ में इस तरह से फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन प्रेसी का नहीं चेंज करता जितना इंग्लिश कंपलसरी में करता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। मगर आप लोग, इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स, एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है। और अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो इम्प्रेशन जो है ना बहुत बेकार पड़ता है कि केयरलेस है, रिस्पॉन्सिबल है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। अच्छा, इफ आज देन कीप द टाइटल शॉर्ट एंड क्रिस्प। इट शुड नॉट बी मोर देन 5 वर्ड्स। इट शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। मैं प्रेसी शीट आपको दिखाऊंगी, यूपीएससी का भी दिखाऊंगी और जो मेरा वाला है। ऑन द टॉप ऑफ द टेबल ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड, the words in this title are not counted. जो टाइटल वाला वर्ड्स है ना वो काउंट कभी भी नहीं होगा, और वो ही बॉक्स काउंट होगा जिसमें आप लोगों ने लिखा है। फाइन, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। मेक इट अ हैबिट ऑफ यूजिंग फुल नेम ऑफ एनीबडी और एनीथिंग इन द बिगनिंग ऑफ द प्रेसी एंड लेटर यूज इट्स शॉर्टर फॉर्म, ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अगर सपोज कोई पैसेज में डोनाल्ड ट्रंप आया तो डोनाल्ड ट्रंप पूरा का पूरा लिखोगे। जब भी हम, देखो स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से एटिकेट्स है। जब हम किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसका पूरा फुल नेम से करेंगे, राइट, डोनाल्ड ट्रंप। मगर फिर आगे, जब आगे उसकी बात फिर से चलती है, उसको कोट किया जाता है, तो फिर हम ट्रंप यूज कर सकते हैं, राइट। मगर शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप, मगर उसमें भी मिस्टर ये सब मत लगाना। फाइन।
At the end of your Prezi, write the number of words consumed in your Prezi. Put the total number of words in brackets, और brackets में डाल देना, ठीक है। अगर सपोज इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया है तो मत करना, इंस्ट्रक्शन में दिया है तो कर लेना, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। मगर है ना, आप लोग जब मुझे प्रेसी लिख के दोगे ना, तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना कि नंबर ऑफ वर्ड्स आप लोग प्रेसी शीट में लिखो नीचे की तरफ, और ताकि ना मुझे ना अलग मेरा टाइम वेस्ट ना हो काउंट करने में, है ना, ताकि मैं वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपने यूज किया उस पर भी मैं फीडबैक दे सकूं। डू नॉट इंक्लूड दोस pieces of information in your Prezi that are not mentioned in the passage. Very very important. ये reading comprehension और Prezi, ये दोनों में ये रूल अप्लाई होता है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, पैसेज के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते हो। Do not give your own opinion or suggestion in your Prezi. Very important. ये reading comprehension का भी है और Prezi का भी। अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं दोगे। हाँ, जब पूछता है reading comprehension तो दो, मगर राइटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। डू नॉट राइट एनीथिंग कॉन्ट्रारी टू राइटर्स ओपिनियन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में राइटर्स के ओपिनियन के अगेंस्ट मत लिखना, इससे ना एग्जामिनर को लगेगा कि आप, हो सकता है कि आपने पैसेज ही नहीं समझा हो, राइट। देखो, आपको ना यूपीएससी पूरा लिबर्टी देता है अपना ओपिनियन लिखना है, एसे में और आर्ग्यूमेंट में पूरा लिबर्टी देता है, खुल के लिखो अपना ओपिनियन, ठीक है। मगर रिपोर्ट में अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो, क्योंकि यू आर अ रिपोर्टर एंड द रोल ऑफ रिपोर्टर इज टू स्टेट द फैक्ट्स, नॉट टू गिव हिज और हर ओन ओपिनियन या सजेशन, राइट। और प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो, ठीक है। एनीथिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रेसी इन द प्रेसी शीट। प्रेसी शीट में कैसे लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ से ओनली दोज बॉक्सेस आर काउंटेड इन विच टेक्स्ट आर रिटन, ठीक है। तो जिसमें टेक्स्ट नहीं लिखा होगा ना, उस बॉक्स को नहीं काउंट किया जाएगा। each box takes only one word, यानी each box takes only one word, इसका मतलब है एक बॉक्स में आप 2 वर्ड्स नहीं इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। रीड द, ये गलत हो जाएगा। फिर है डू नॉट चेंज द पैराग्राफ इन द प्रेसी शीट। अब मैं आपको ये ना, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है डू नॉट चेंज द पैराग्राफ इन द प्रेसी शीट, मगर अब मैं आपको ना यूपीएससी का ओरिजिनल प्रेसी शीट दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये है यूपीएससी का क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, और उसमें ये प्रेसी है, राइट। अब देखिए, आपको एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिला, फिर उसके बाद आपका पैसेज शुरू होता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको प्रेसी शीट ये है, इसके पहले एक मिलता है। तो सबसे पहला ये इंस्ट्रक्शन पढ़ो, attempt a presi of the given passage in 1/3 of its length, do not suggest a title, write। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, that's good. Write as far as possible in our own words. The presi must be written only in the presi format given below. ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको प्रेसी शीट के पहले मिलेगा, इसको पढ़ते हैं। राइट 1 word in each division, ये एक डिवीजन है, 1 division, 2 division, 3 division, ओके। एंड 5 words in each line, ये एक लाइन हुआ, रो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 5 वर्ड्स हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 6 7 8 9 10, और ये मिलाकर ये 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, पंचुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स।
साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हो, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है डू नॉट चेंज द पैराग्राफ, राइट। इसमें यूपीएससी ने क्या लिखा है, डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स इफ नेसेसरी। देखो इफ नेसेसरी भी लिखा है। यू मेक, अब देखो मैंने बोला था ड्राफ्ट तैयार करने, देखो कितना चालाक है यूपीएससी, यू मे, यहाँ पर मे यूज किया है, यानी आप रफ कॉपी बना सकते हो, जबकि उनको पता है कि बिना रफ किए प्रेसी शीट में लिखना खतरनाक होता है। यू मे मेक अ रफ कॉपी फर्स्ट इफ यू सो विश, देखो लैंग्वेज देखिए इसका, अगर आपको इच्छा है तो बना सकते हो। ऑन द रफ पेजेस इन द आंसर बुकलेट, तो आंसर बुकलेट 45 पेजेस की, तो लास्ट में आपको रफ बुकलेट दिखेगा, ठीक है। द रफ वर्क शुड बी स्कोर्ड थ्रू, मतलब स्ट्राइक ऑफ करना है, जो मैंने आपको बोला था ऐसे करके डायगनली स्ट्राइक ऑफ करना है बिफोर यू हैंड ओवर योर आंसर बुक। फाइन। तो स्टूडेंट्स यूपीएससी यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। पहला, डिवाइड द पैसेज इनटू प्रेसी इनटू पैराग्राफ्स इफ नेसेसरी। दूसरा, यू मे मेक अ रफ कॉपी इफ यू सो विश। फाइन। तो ये इस तरह से बोल रहा है, मगर आपको रफ वर्क करना मैंडेटरी है, ये बता दूं मैं आपको, एग्जामिनर देखता है कि आपने रफ किया है कि नहीं। ओके अच्छा, अब इसमें लिखा है डिवाइड इनटू पैराग्राफ्स, इसके बारे में मुझे आपको बात करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ मैं मना कर रही हूँ पैराग्राफ चेंज करने के लिए। वैसे अगर आप लोग पैराग्राफ चेंज करते हो जहां पर नेसेसरी है, तो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगी कि मैंने बोला था पैराग्राफ नहीं चेंज करने, आपने क्यों कर दिया, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है यूपीएससी का। मगर मैं पैराग्राफ चेंज करने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ, क्योंकि जब अगर आप लोग है ना प्रीवियस ईयर का प्रेसी देखोगे 2011-12, तो प्रेसी बहुत लंबी होती थी, ठीक है। और यूपीएससी का अगर इंग्लिश कंपलसरी का प्रेसी देखोगे तो वो 600 वर्ड्स 700 वर्ड्स की प्रेसी होती है, पैसेज होते हैं, उसका प्रेस ही करना पड़ता है। मगर अभी रिसेंट ट्रेंड में देख रही हूँ ना, प्रेस पैसेज बड़े छोटे होते हैं, 350 400 वर्ड्स, तो उसकी प्रेसी आप लिखोगे तो 150 या एट द मोस्ट 200 वर्ड्स। अब 200 वर्ड्स में पैरा चेंज करने का वैसे कोई मतलब नहीं होता है, पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि पैरा चेंज करते हैं ना, तो मुझे, मैं पर्सनली फील करती हूँ थोड़ा अगली लुक आता है। सपोज आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, अब आपको पैरा चेंज करना है, यू लीव ऑल दीज लाइंस, ये पूरा का पूरा ये लाइन जो है ना आप पूरा लीव करोगे, उसके बाद यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, या यहाँ से शुरू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक लाइन पूरा लीव की तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ना थोड़ा सा अगली सा लुक आता है, मैं पर्सनली बता रही हूँ। तीसरा रीजन पैराग्राफ नहीं चेंज करने का है, वो ये है कि अगर आप लोग पैरा नहीं चेंज करते हो और एक एक बॉक्स यूज करते हो, वर्ड्स इंसर्ट करते हो एक एक बॉक्स में, तो आपको वर्ड्स काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, इट वोंट किल योर टाइम। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे ऑलरेडी नंबरिंग दिए हुए हैं, तो अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक है, तो आपको पता चल गया कि आपने कितने वर्ड्स यूज किए हैं, राइट। तो ये 3 रीजन है जिसके लिए मैं बोलती पैरा नहीं चेंज करने के लिए। फाइन। अब मैं वापस इसमें आ रही हूँ। वॉइस ठीक आ रही है ना? प्रीति को लग रहा है कि वॉइस थोड़ा सा शेक कर रहा है, सही है वॉइस? अब सही आ रही है मैम। ओके ठीक है, गुड। अच्छा, डू नॉट राइट, हाँ, डू नॉट राइट इन पॉइंट्स इन प्रेसी शीट। पॉइंट्स में कभी मत लिखना स्टूडेंट्स, बुलेट्स देकर लिखते हैं या 1 2 3 4, वो काम कभी नहीं करोगे, ठीक है। डू नॉट पुट एनी वर्ड्स इन द ब्रैकेट व्हाइल राइटिंग इन द प्रेसी शीट। ब्रैकेट में कोई वर्ड्स मत देना, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचो, अगर ब्रैकेट में आप वर्ड्स देते हो आप कैसे दोगे, सोचो। एक ब्रैकेट यहाँ पे पुट करोगे, फिर यहाँ पे वर्ड्स लिखोगे, फिर एक यहाँ पे एक वर्ड्स लिखोगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट पुट करोगे, इस तरह से डजंट लुक गुड, और जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर वर्ड्स की इतनी प्रॉब्लम है, वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है, ऊपर से हम ब्रैकेट में पुट करके और एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखें, जरूरत ही नहीं है।
while there is no guideline mentioned regarding the use of whitener, ठीक है, व्हाइटनर का यूसेज का पूरे एंटायर यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन में नहीं है कि आप लोग व्हाइटनर यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है, मगर मैंने लिखा है इट इज एडवाइजेबल टू यूज व्हाइटनर इफ कमिटेड मिस्टेक्स इन द प्रेसी शीट, बट द जनरस यूज ऑफ व्हाइटनर इज नॉट रिकमेंडेड। कहने का मतलब ये है, होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं व्हाइटनर के लिए क्यों बोल रही हूँ, सपोज आप यहाँ पर यू राइट समथिंग, ठीक है, आपने कुछ लिखा और फिर वो आपका गलत हो गया, आपने उसको पूरा स्ट्राइक ऑफ कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग स्ट्राइक में अलग अलग स्टाइल में स्ट्राइक ऑफ करते हैं, तो सपोज आपने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, नाउ सपोज इफ द वर्ड इज कंपैरेटिवली वेरी लॉन्ग और सपोज आपके पास कुछ भी यहाँ पे स्पेस नहीं बचा वापस से वो वर्ड लिखने का, तो क्या करोगे, यू विल स्टैंड नोवेयर, है ना, तो आप क्या करोगे, तब आप वहां पर व्हाइटनर यूज करके यू कैन राइट दैट वर्ड। एग्जामिनर इसमें ना आपके मार्क्स नहीं काटेगा, मगर अब ऐसा, ये सिर्फ व्हाइटनर में प्रेसी शीट के लिए बोल रही हूँ, बाकी ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट ये सब में व्हाइटनर यूज मत करना, ओके। प्रेसी शीट में यू कैन यूज, मगर अब ये नहीं कि पूरा व्हाइटनर से ही उसको पूरा ना व्हाइट वॉश कर दो, वो काम भी नहीं करोगे, ठीक है। होता है ना कि देखिए वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, हम लोग करते हैं मिस्टेक्स, हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ड्राफ्ट से हम कॉपी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक, तो व्हाइटनर, तो इसीलिए व्हाइटनर एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाओगे तो बेटर रहेगा अलोंग विद द पेंसिल। Below are the other useful rules with regard to writing press in the pressy sheet। चलिए अब हम ये देख लेते हैं। मैंने बोला था टाइटल लिखने के लिए, तो टाइटल कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर। मैं एक बार ओरिजिनल भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, बेटर रहेगा। देखिए ये ओरिजिनल है, अब देखिए ये रहा, ये टाइटल लिखने का है, और ये टाइटल में जो वर्ड्स लिखोगे वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वर्ड्स काउंट यहाँ से शुरू होते हैं। और ये डू नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, मतलब लक्ष्मण रेखा दे दी जाती है मगर फिर भी आपके ना वर्ड्स आगे तक पहुंच जाते हैं, ये काम नहीं करोगे, अच्छा सा नहीं लगता है ना। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे देखिए ये है, ये लक्ष्मण रेखा है आप लोगों की, है ना, इसके आगे नहीं जाना है, मगर अपने इतना ज्यादा आप लोग एनग्रॉस हो जाते हो लिखने में, पहुंचा देते हो, क्यों, ऐसा काम मत करना। ये इनडिसिप्लिन शो करता है कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को कोई है ना इस दो मार्जिन के बीच में कन्फाइन कैसे कोई रख सकता है ना। हम तो, हमारे पास पूरी फ्रीडम है, इस लाइन को हम तोड़ देंगे और हम आगे लिखेंगे, ये सब काम मत करना, डिसिप्लिन वे में लिखना है ना, ओके। अच्छा, दिस सेशन, एक सेकेंड, अब देखिए ये टाइटल का हो गया, फाइन। आर्टिकल्स एक ही लेटर का होता है ना, जैसे ए एक ही लेटर का है, तो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन उठता है कि मैम एक ही लेटर है तो क्या, तो ये एक ही बॉक्स लेगा, गॉट इट। एक देखो ये एक लेटर है मगर ये एक वर्ड भी है, तो एक वर्ड के लिए एक बॉक्स, चाहे वो वर्ड 2 लेटर्स का हो या 3 लेटर्स का, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन टेक सेपरेट बॉक्सेस, फाइन। पंचुएशन का क्वेश्चन, पंचुएशन इन द सेम बॉक्स, जैसे दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइन। ट्राई टू सेंटर द टेक्स्ट इनसाइड द बॉक्स, जैसे मैंने तो मतलब टाइपिस्ट ने मेरी कंप्यूटर में अच्छे से सेंटर कर दिया है, आप लोग भी कोशिश करना सेंटर में रखना, लुक्स ब्यूटीफुल, बस इसलिए, फाइन। डू नॉट स्क्वीज 2 वर्ड्स इन द सेम बॉक्स। कॉन्ट्रैक्शन इज अ सिंगल वर्ड सो इट विल टेक 1 बॉक्स, ये कॉन्ट्रैक्शन है, और इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म होगा डू नॉट। तो जब आप एक्सपैंडेड फॉर्म लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, एक ही बॉक्स लेगा, राइट।
हाइफिनेटेड वर्ड, ये हाइफिनेटेड वर्ड है, तो हाइफिनेटेड वर्ड एक ही बॉक्स में आएंगे। फाइन। नेक्स्ट, numbers expressed as numerals are counted as one word, जैसे 1999। फाइन, ऐसा नहीं करना। ओके। abbreviation takes one box, all the words in one name take different boxes। ओके। तो लंबा नाम है तो आप मत सोचना नाम तो एक ही है, एक ही इंसान है, तो एक ही बॉक्स में सब कुछ डाल दो, नहीं। ठीक है, अलग अलग बॉक्स में डालोगे। right? आगे बढ़ते हैं। Procedure for writing an impressive précis, step by step solution। वन डाउट, अगर नाम है एपीजे अब्दुल कलाम तो फिर कैसे लिखेंगे उसे? एपीजे है ना, तो एक सेकेंड, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, तो ये सारा एक ही में आ जाएगा। ठीक है, और आप देख लेना। एक सेकेंड, और अब्दुल कलाम यहाँ और कलाम यहाँ, ऐसे। गॉट इट? ओके मैम। चलिए, मैम प्लीज शेयर द बॉक्स अगेन। कौन सा बॉक्स? ये बॉक्स मैम, ये जो नंबर्स एक्सप्रेस ऊपर से तो रहा, तो स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट के लिए, अच्छा जिसको भी लेना ले सकते हैं। एक मिनट, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़े। प्रोसीजर फॉर राइटिंग एन इम्प्रेसिव प्रेसी, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। जिसका म्यूट नहीं है म्यूट कर ले। In order to write an impressive précis, one has to spend an inordinate amount of time, बहुत ज़्यादा time, at least in the initial stages of learning to write a précis. It has been observed that the candidates take 2 hours to write one précis. ठीक है, तो इस पे परेशान मत होना। But with regular practice, the time gets reduced considerably. Below are the 3 readings of the original passage you need to do in order to make your précis writing easy and smooth. अब देखिए, जब हम précis लिखते हैं, हाँ, तो लिखने के पहले ऑब्वियसली हमें पैसेज पढ़ना होगा, और जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो आपको कोई क्लू नहीं होता है। जैसे रीडिंग कॉम्पिटिशन में पैसेज पढ़ते हुए तो आपको क्लू होता है ये क्या है पैसेज, किस बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आप पहले ही पढ़ लेते हो। मगर जब आप précis का लिए पैसेज पढ़ते हो तो यू डू नॉट हैव एनी क्लू कि क्या है। तो होता क्या है कि फर्स्ट रीडिंग में it is not possible for you to understand each and everything first. It is not possible for you to absorb everything, है ना। आपका दिमाग कंप्यूटर वाला नहीं है, अपने आप से बहुत एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ फर्स्ट रीडिंग में आई अंडरस्टैंड। if some passage is easy you can, मगर उसमें भी your mind won't be able to absorb all the pieces of information that is there in the passage. फिर अब्सॉर्ब करना, फिर एसिमिलेट करना, मिक्स एंड मैच करना, कैटेगराइज करना, ठीक है, उसका लॉजिकल ऑर्डर बनाना एक रीडिंग में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स 3 रीडिंग की जरूरत पड़ती है। ओह आई कांट बिलीव हाउ कम। स्टूडेंट्स आप लोग है ना अपनी का बुक में चेक करो, आई थिंक दिस इज द ओरिजिनल वन, and how come there isn't any pages? I'm aghast to see. Please check, जिसको भी बुक मिली है ना, please check, is there something wrong in it? नो मैम। मतलब मैम उसके बाद डायरेक्ट है जो प्रोसीजर फॉर राइटिंग है इम्प्रेसिव प्रेसी का टॉपिक है। अरे यार मैं ये बोली, इसके बाद का पेज बताओ मुझे। मैम उसके बाद तो जैसा मतलब एग्जाम में जितना क्वेश्चन थे वो सारा है, और कुछ मिसिंग नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग नहीं आ रहा है ना? जी नहीं मैम। थैंक गुडनेस। देखो तो पूरा एंड तक प्रेसी जा रही है ना, प्लीज देखो एक बार, मुझे बताओ। आई जस्ट
देखो पूरा 43 पैसेज तक होगा यस मैम। है। जी हाँ। ओह गॉड, थैंक गुडनेस आई वाज रियली। एनीवेज मैं दूसरा निकाल रही हूँ फिर। ये मैंने कोई गलत पेज, आई मीन सॉरी, गलत फाइल ओपन कर ली होगी। आई थिंक ये वाली फाइल है। ठीक है, थैंक गुडनेस। मैम 43 नहीं 44 है शायद। है ना। यस मैम। मैं तो हालत खराब हो जाती है अगर इस तरह का होता तो। जस्ट वेट, मैं प्रेसी का चैप्टर ओपन कर रही हूँ। मुझे पेज नंबर बताओ सीधे, ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। पेज नंबर बताओ तो क्या है वो, प्रोसीजर वाला बताओ, वो पेज नंबर क्या है। मैम 87 है। ठीक है, यस चलिए। मैम। मिल गया। ओह, आई एम सो हैप्पी। चलो ठीक। ये है फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। और जब हम थर्ड रीडिंग करते हैं ना, उसी समय हम प्रेसी भी लिखते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। और हाँ, अब हम 2013 वाला पैसेज जो मैंने आप लोगों को कहा था पढ़ने के लिए, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। थोड़ा सा हम इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग। The objective of the first reading is to identify the topic of the passage and what the writer is talking about the topic. तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि फर्स्ट आप लोगों का दिमाग कंप्यूटर वाला नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में आप मत एक्सपेक्ट करना कि मैं हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड सब कुछ समझ जाऊं, नहीं। अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव से चलोगे कि फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ मैं ये देखूंगा कि ये पूरा पैसेज किस टॉपिक पर है, दूसरा राइटर क्या उस टॉपिक पे बात कर रहा है, और वो भी एक लाइन में। मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को एग्जांपल दिया था, मूवी पूरी देखकर आप आओगे और मैं आपसे पूछूंगी मूवी कैसी है, क्या कैसी नहीं है, ये मूवी किस चीज पर है। आप लोग को बस एक लाइन में अगर आप बता दोगे ना, तो आपको, आपके पास स्किल है अपनी बात को कम शब्दों में बोलने की। जैसे एक मैं नॉर्मल सी चीज कहती हूँ, सपोज एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। उसने सपोज नाउन पढ़ाया, ठीक है, और वो नाउन का कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाने में उसको ना 3 घंटे लगे। दूसरा टीचर है, वही कॉन्सेप्ट, नाउन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में उसको 1 घंटा लगा। आप लोग किसको प्रेफर करोगे, 3 घंटे वाले टीचर को कि 1 घंटे वाले को? और सेम चीज उसने पढ़ाई है। आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ। तो ना अगर हम किसी भी बात को अननेसेसरी ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, तो पसंद नहीं आती है किसी को। अपनी बात को कम से कम शब्दों में इफेक्टिव तरीके से कैसे कहे, ये आप लोगों को सीखना है। फाइन, अच्छा। तो जब हम फर्स्ट रीडिंग लगाएंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है ये पैसेज किसके बारे में और राइटर का ओपिनियन क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं। The latter can be done, यानी what the topic of the passage and what the writer is talking about the topic. The latter can be done by spotting the key word that is being repeated in the passage many number of times. देखो 90% केसेस में 10% ऐसी पैसेज ऐसे होते हैं ना जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उसमें ना हम लोगों को ना वो नहीं समझ में आता है कि टॉपिक क्या बोल रहा है। फाइन, जैसे 2021 का पैसेज था, इट वाज हाईली डिफिकल्ट पैसेज, इवन आई फाउंड इट डिफिकल्ट, ठीक है। तो ना उसमें ना बहुत अच्छे से हम लोग कांट फिगर आउट कि क्या बोल रहा है, मगर बाकी जो ना मतलब 90% पैसेज है उसमें हमें समझ में आ जाता है। तो कैसे समझ में आएगा, आप पैसेज को पढ़ोगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो एक ही वर्ड बार बार, जैसे फूल्स में कितनी बार फूल्स रिपीट हुआ है। जिसकी रीडिंग अच्छी नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा ये पैसेज पूरा फूल्स के बारे में है।
ठीक है, तो वो वन वर्ड जो है ना, वन की वर्ड, उसको आपको स्पॉट करना है, ओके, आइडेंटिफाई करना है। That keyword is the high count word. High count word मतलब repetitive word passage का, और वो टॉपिक बन जाता है। तो पहला एक्सरसाइज आपका ये होता है कि when you read the passage you identify the keyword. Then just try to figure out in one line, ये one line बहुत important है, what the writer is talking about the topic. This one line becomes the core essence of the passage. और ये एक्सरसाइज मैं खुद भी करती हूँ, ठीक है। तो अब जैसे फूल्स वाला पैसेज है, राइट, फूल्स वाले पैसेज में हमें पता चला कि ये टॉपिक पूरा फूल्स के बारे में है, ठीक है। इस फूल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो इस फूल्स के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं और फूल्स का एग्जांपल दे रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं और फूल्स का एग्जांपल दे रहे हैं, खत्म, एक लाइन में मैंने बता दिया। तो ये स्किल आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो स्टार्ट योर प्रेसी। अच्छा, अब क्या है कि हमें कोर एसेंस पता चल गया, फाइन। अब आपको क्या करना है, इस कोर एसेंस को पकड़ के ही अपनी प्रेसी की शुरुआत करनी है, लिखना। स्टार्ट योर प्रेसी विद इट्स कोर एसेंस सो दैट द एग्जामिनर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर प्रेसी understands that you have given the overall picture of the passage in the beginning itself. देखिए, आप जब आंसर स्क्रिप्ट लिखते हो, आंसर स्क्रिप्ट में अपने आंसर्स लिखते हो, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको पैसेज समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड दिस। तो ये कैसे होगा, आप अगर पूरा कोर एसेंस ऑफ द पैसेज आप प्रेसी का अपना फर्स्ट लाइन में भी लिख दोगे, तो एग्जामिनर बोलेगा यार इसको तो समझ में ही आ गया, ग्रेट, इसको तो पूरा पैसेज ही समझ में आ गया। तो फिर वो उसके बाद है ना बहुत स्ट्रिक्टली आपके पैसेज को नहीं पढ़ेगा, he will just gloss over, ऊपर ऊपर देखेगा, सरफेस लेवल, और इस तरह से। तो सो कहाँ गया, प्रेसी, सॉरी, सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रेसी मस्ट कंस्टिट्यूट द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज। क्लियर? चलिए, ये फर्स्ट रीडिंग है। अब आप लोगों को 2013 का पैसेज मिला था, अभी हम फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं। सो आई विल ओपन 2013 का पैसेज एंड विल सी 11, 12, 13 कहाँ गया। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम, आ रही है। ओके, मैम अब देखिए, अटेम्प्ट प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज कितना लंबा है, पढ़िए इंस्ट्रक्शन, 450 वर्ड्स। देखो, इसमें इस इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को ये भी बता दिया है, अच्छा नहीं, ये पैसेज 450 वर्ड्स का है। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, आप देख रहे हैं इसमें सूटेबल टाइटल सजेस्ट करने के लिए कहा है। राइट द प्रेसी एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, state the number of words at the end of the answer, write the précis on the separate sheet provided and fasten them to the answer book। चलिए, अच्छा, अब आप लोग बताइए, हाथ खड़ा करेंगे आप लोग, ना, रेज योर हैंड, कि किसने ये पैसेज पढ़ा है, रेज योर हैंड। स्ट्रेंज, सिर्फ इतने लोगों ने पढ़ा है, वेरी स्ट्रेंज। और फिर पता है, फिर मुझे बोलते हैं मैम हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, हम कैसे लिखे, डिसअपॉइंटमेंट होता है। अब फिर पता है क्या है, मैं ना मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, 2 वे प्रोसेस होता है, 1 वे प्रोसेस नहीं होता है कि स्टूडेंट मेहनत करता रहे, टीचर बैठा रहे, टीचर मेहनत करता रहे, स्टूडेंट्स बैठा रहे, ऐसा नहीं होता है। तो
कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं। ठीक है, एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे ना एक वर्ड में आंसर चाहिए। ये जो प्रेसी है, पैसेज है, सॉरी, ये कितने, इस पैसेज का टॉपिक क्या है? सुब्रतो आप बताइए, इस पैसेज का टॉपिक क्या है? अपने हाथ उठाया सुब्रतो, या चैट में लिख दीजिए 2013 का। चलिए, इससे कोई आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। अंबर सिंह आप बताइए। Ma'am, it's about the languages. चलिए ठीक है, हाँ ओके फाइन। मास्टर राजा राय आप बताइए। Ma'am, literature. It's about literature. पूजा आप बताइए। Ma'am, it is about Indian literature. इंडियन लिटरेचर, ठीक है। एक ने लैंग्वेज बोला, एक ने लिटरेचर बोला, एक ने इंडियन लिटरेचर बोला, ठीक है। ओके, प्रीति आप बताइए। मैम, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर। राहुल आप बताइए, राहुल सिंह। मैम, इंडियन लिटरेचर। शाजिया। आशीष। Indian language. इंडियन Indian लैंग्वेज। languages, ma'am. शाजिया बताइए। इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। ओके, संस्कृति। चैट में लिखो, आवाज आपकी ड्रैग हो रही है, चैट में लिखना संस्कृति। धीरज। मैम, इंडियन लैंग्वेजेस। तरुण। मैम, डिक्लाइन ऑफ लिटरेचर। चलिए ठीक है, अब हम पैसेज में आते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लिटरेचर, सिर्फ लिटरेचर, डिक्लाइन। ओके, मैंने सभी से पूछ लिया है ना। चलिए अब मैं देखती हूँ कहाँ गया पेन। यस, शुरुआत हुई है लिटरेचर से। फाइन, कुछ ज्यादा ही थिक हो गया पेन। जस्ट शुरुआत हुई है इस पैसेज में इंडियन लिटरेचर से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। लिटरेचर, फिर आया रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज। अब देखो लिटरेचर नहीं आ रहा है, हिंदी, ये पूरा हिंदी है यहाँ पर। रीजनल लिटरेचर्स, इंडियन लिटरेचर, several languages, Dravidian languages, हिंदी लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर, और फिर लिटरेचर का बहुत सारा, मैथिली, डोगरी, राजस्थानी, इंग्लिश भी आ गया। लिटरेचर, इंडियन लैंग्वेजेस। हाँ, अब हम पीछे जाते हैं शुरुआत से। शुरुआत हुई इंडियन लिटरेचर से, ठीक है। फिर लिटरेचर इन इंग्लिश भी है, फिर रीजनल लैंग्वेजेस है, लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस। फिर ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा हिंदी का है। आप देखोगे ये पूरा पैराग्राफ हिंदी का है, ठीक है। आगे
फिर उसके बाद रीजनल लिटरेचर, सेवरल लैंग्वेजेस, और फिर बहुत सारे ड्रविडियन लैंग्वेजेस, और फिर बहुत सारे ना लोकल लैंग्वेजेस का नाम, मैथिली, डोगरी, राजस्थानी, रीजनल लिटरेचर। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मैं इसको स्टॉप शेयर कर रही हूँ। हाँ, सभी का उठा रहना चाहिए जिन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने भी पढ़ा है सब अपना हाथ रेस करेंगे, ठीक है? ओके, अब उमेद आप बताइए। उमेद, मैं तो आपसे पूछा भी नहीं था। आप बताइए कि क्या है इसका कीवर्ड, सॉरी, टॉपिक ऑफ द पैसेज। मैम इसका रीजनल लैंग्वेजेस या फिर ऐसे नहीं बोल सकते, या फिर आपने अभी तो मैंने रीजनल लैंग्वेज को ऐसे किया है, मगर इसके पहले आपको क्या लगा था? मैं पूछना भूल गई थी। अब मैम पहले भी रीजनल लैंग्वेजेस ही लगा था मुझे भी, क्योंकि Okay. मैंने भी जो राउंड किया था मैम अपने रीडिंग में, तो यही ज्यादा मैम आ रहा था। अंबर सिंह, बताइए आपको अब क्या लग रहा है जब मैंने अभी अंडरलाइन किया है तो? मैम मुझे तो बहुत लग रहा है मैम, इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। तो इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस है ना? यस मैम, यस मैम, राइट? यस मैम। अच्छा, अब जो भी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अग्री नहीं करते हैं, अपने बाकी सब अपने हाथ नीचे करें। और जो टॉपिक बोल रही हूँ, इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, ये टॉपिक है। इससे सब अग्री कर रहे हैं या किसी को लग रहा है कि नहीं कोई दूसरा है? तो फिर हम और इस पे डिस्कस कर सकते हैं। अंबर, हाथ नीचे नीचे करिए फिर। यस मैम, करता हूँ। ओके, फाइन। अब आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे करना है। आप लोगों को इंडियन लिटरेचर भी बहुत नजर आ रहा है। अगर मैं वापस इस पैसेज में जाती हूँ तो आप देखोगे ये पैसेज है ना, कितने पैराग्राफ्स में है। फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पूरा हिंदी है, पूरा हिंदी हिंदी। और फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ पूरा रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में है। इंडियन लिटरेचर इन a literature in several languages. It considers Indian literature as a literature in several languages. ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हमें अब समझ में आ गया, फाइन। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को एक लाइन में बताना। वापस से सब हाथ रेस करेंगे, वापस से सब हाथ रेस करें जिन्होंने भी पढ़ा है, ठीक है? सभी हाथ रेस करेंगे। अब जिसका म्यूट नहीं है वो म्यूट कर ले। अब आप लोगों को बताना है कि राइटर इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में क्या बात कर रहा है, एक लाइन में बताना है। ओके, ठीक है, फाइन। अब हो सकता है कि आप लोगों को पहले इंडियन लिटरेचर लगा, मगर अगर आप लोग ने कोर एसेंस जो भी आइडेंटिफाई किया है ना, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मेरे चेंज से मत जाना। आप लोगों को जो भी लगा है ना, एक लाइन में आप लोग मुझे बताएंगे, फाइन, ठीक है? अच्छा, अंकिता, कोर एसेंस बताइए एक लाइन में। यस मैम। हम्म, वो राइटर इनके रिकॉग्निशन के बारे में बात कर रहा है कि कैसे इनको लिटरेचर में इंक्लूड किया गया। अच्छा, ठीक है। पूजा? हेलो हाँ, बोलिए। मैम, मुझे लगता है कि रीजनल लैंग्वेजेस को एज अ लैंग्वेज टू जो वहाँ की पॉपुलेशन है या फिर कम्युनिकेशन में किस तरीके से उसका इम्पोर्टेंस था उसमें। पूजा, ये तो देख, कहीं पर भी ये ना कम्युनिकेशन की बात आई नहीं है। आई है, मैं मानती हूँ, मगर वो कम्युनिकेशन की बात जो है ना, वो सिर्फ फर्स्ट में आई है। और जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर उनको ढंग से एडमिनिस्टर करना है इंडिया को या गवर्न करना है, तो उनको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए।
पर बस यहीं तक सीमित है, कन्फाइंड यहीं तक है कम्युनिकेशन का। ठीक है, चलिए संस्कृति बताइए। मैम मुझे एक और चीज लगता है, एक और चीज जो मैंने फाइंड आउट किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन लाइक जैसे अवार्ड्स को भी उन्होंने लाए बाद में, ताकि रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जाए। देखो पूजा, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। ये स्किल डेवलप सबको करनी है कि एक लाइन में, देखिए है ना, देयर कुड बी सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मगर मैं चाह रही हूँ ना उसमें से ना आप लोग ना निचोड़ है ना पैसेज का वो निकालो, वो एक लाइन में ही निकलेगा और इतना ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर सपोज पूजा आपको लग रहा है कि आप 2-3 लाइन में बता रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं फिर आपका कोर एसेंस गलत होगा। अगर आप एक लाइन में बता पा रहे हैं ना कोर एसेंस, तो फिर वो कोर एसेंस सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति। मैम, इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, मास्टर राजा राय। मैम इसमें मैम जो इंडियन लिटरेचर में मैम जितनी वेराइटी है ना मैम, ये क्यों सही है। जैसे मैम हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ये किस तरह हमारे लिटरेचर को प्रभावित करती है, इससे रिगार्डिंग है मैम। बहुत सारी लैंग्वेजेस के इसमें मैम डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। प्रभावित किसको कर रही है मैम? लिटरेचर को मैम। मैम बहुत सारी लैंग्वेजेस कौन प्रभावित कर रहा है मैम? लैंग्वेज प्रभावित कर रहा है लिटरेचर को। यस मैम। अच्छा, ओके, आई अंडरस्टूड। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लैंग्वेजेस है वो हमारे इंडियन लिटरेचर को एनरिच कर रही है, राइट? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ओके, फाइन। प्रीति। मैम, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तरुण। मैम, इवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेजेस एंड द लिटरेचर। लैंग्वेजेस भी बोल रहे हो, लिटरेचर भी बोल रहे हो मैम। कैसे, मतलब वो इवॉल्व कैसे, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे? आप नहीं तो आप, जब हमें पता चल गया है कि की वर्ड ऑफ द पैसेज इज रीजनल लैंग्वेजेस, सो यू हैव टू यूज रीजनल लैंग्वेजेस। एवोल्यूशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन लिटरेचर, राइट? अच्छा, उमेद, कोर एसेंस। मैम मैंने भी यही लिखा हुआ था मैम, एवोल्यूशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। शाजिया। मैम, amalgamation and conflict। amalgamation and conflict, तो amalgamation किसका हो रहा है शाजिया? मैम जैसे नेशनल मूवमेंट में और ब्रिटिशर्स ने इन चीजों को इंक्लूड किया, रीजनल लैंग्वेजेस को। तो amalgamation का मतलब होता है मिक्स करना, तो किसमें मिक्स हो रहा है? मैम फिर इंक्लूजन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, कन्फ्लिक्ट आप कह सकते हो, क्योंकि जो सेकंड पैराग्राफ है हिंदी का, तो हिंदी बीच में एक उसका वो ग्रो करने लग गया था। ठीक है, मगर आपको लगता है कि टोटल शायद 3 पैराग्राफ्स है शाजिया, और उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है वो ही सिर्फ थोड़ा सा एकदम पासिंग रेफरेंस दे रहा है कन्फ्लिक्ट का। उसमें भी बहुत ओवरटली नहीं डिस्क्राइब किया कि हाँ कन्फ्लिक्ट हो रहा है रीजनल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप सिर्फ एक ही पैराग्राफ में कन्फ्लिक्ट बता रहा है, तो आप इसको पूरा कोर एसेंस वैसे भी नहीं बता सकते हो। फिर वो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट भी है, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना। कन्फ्लिक्ट कैसे बता सकते हो? कन्फ्लिक्ट सिर्फ हल्का सा सेकंड पैराग्राफ, एकदम मामूली सा, कि रीजनल लैंग्वेजेस को दबा दिया था हिंदी, है ना, डोमिनेट कर रहा था हिंदी लैंग्वेज, पूरा ऊपर उठ रहा था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये सब स्थापित किए गए थे उस समय, तो हिंदी लैंग्वेज का बोलबाला था, रीजनल लैंग्वेज को कोई पूछ नहीं रहा था, इस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। एकदम हल्का सा बताया, एकदम मामूली सा, तो इसको आप कोर एसेंस नहीं मान सकते हो, राइट? चलिए धीरज बताइए। मैम, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन जब आपको दिख रहा है, आप अपने से क्यों बोलते हो भाई ट्रेडिशन? सीधे लिटरेचर बोलो ना। मैम हाँ, इंडियन लिटरेचर मैम, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन लिटरेचर। ठीक है, राहुल सिंह। मैम, रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन लिटरेचर। आशीष। हेलो मैम। मैम मेरे हिसाब से हिंदी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस का भी इम्पोर्टेंस
जरूरी है इन ऑर्डर टू। फिर से बोलिए आशीष। हेलो मैम, हाँ बोलिए। मेरे हिसाब से हिंदी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस का भी इम्पोर्टेंस जरूरी है इन ऑर्डर टू गवर्न। एक सेकेंड, आपके हिसाब से कैसे चले गए आप? हाँ, प्रेसी है ये, अपने हिसाब से नहीं चलना है, राइटर के हिसाब से बताओ कोर एसेंस क्या है। मैम, इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज रीजनल नो, लैंग्वेजेस। हिंदी सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ में है, सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ में। आप उसको पूरा कोर एसेंस नहीं बना सकते हो। आशीष पढ़ा है, सिर्फ आप अगर पढ़ोगे ना तो सेकेंड पैराग्राफ में पूरा हिंदी का बोलबाला है, उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो हिंदी तो आएगा ही नहीं। अंबर। मैम, importance of regional languages and literature and their diversity among each other. अरे बाप रे बाप, Oh, sorry. इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन लिटरेचर खत्म, डाइवर्सिटीज कुछ मत करो। पता है आप ठीक लोगों है को मैम। समझ में आ रहा है आप लोगों की क्या टेंडेंसी है? आप लोगों की टेंडेंसी है मैक्सिमाइज करने की, उस टेंडेंसी से आप लोगों को बचना है हर चीज में। एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, मतलब स्टूडेंट्स को लगता है यार मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, स्पेशली एस्से में मैं ये भी लिखूं वो भी लिखूं, एकदम पूरा हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो इस टेंडेंसी से बचना है। जयंत, आपने हाथ उठाया हुआ है, आपने तो पढ़ा ही नहीं है पैसेज। फिर अब अभी पढ़ा है मैम। ओ प्लीज अब मत बोलना अभी पढ़ा है, कैसे पढ़ रहे होगे मुझे भी पता है, एक शांति से पढ़ना होता है तब ना भी क्लास। अच्छा, ट्राई करके देखता हूँ नहीं मत ट्राई मैम। करो। अरे नहीं मैं यहाँ पे मेन मैंने कॉन्टेक्स्ट है, मैंने राइटर ऑथर ने बोला है मींस लिटरेचर इन सेवरल लैंग्वेज मींस ब्यूटिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। मैंने फॉर एन एग्जांपल हिंदी जो मैंने किसी को ना दबा के सब लैंग्वेज को एक साथ लेके चल रहे हैं। दैट्स व्हाई इंडियन लिटरेचर अपग्रेडिंग डे बाय डे। ठीक है, अब ना म्यूट कर लो। देखो जयंत, आप इम्पेशेंट हो, ये तो मुझे ग्रामर के बैच से पता चल गया था। ठीक है, और देखो क्लास चल रही है, उस बीच में पढ़ोगे तो आपको ना इसी तरह का कोर एसेंस पता चलेगा। ब्यूटिफिकेशन नहीं है जयंत, ठीक है। और चलिए मैं बात करती हूँ, रणविजय बताइए। मैम, इंटर रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेजेस विद कल्चर। अच्छा, म्यूट कर लीजिए। अब देखिए कल्चर है ना कहीं नहीं है, अगर कहीं वर्ड यूज किया गया है तो इक्का दुक्का यूज किया होगा, कल्चर कहीं नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोग को ना अपने आप को इतना डीलिमिट कर देना है पैसेज से कि ना आप बियॉन्ड नहीं सोचो। कल्चर अगर आया होगा तो एक दो बार कहीं इधर उधर आया होगा, कल्चर तो कहीं नहीं है, पहली चीज। अच्छा, अब उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब है ना किसी ने रोल यूज किया है, किसी ने एवोल्यूशन यूज किया है, किसी ने इम्पोर्टेंस यूज किया है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वापस से, पूरा नहीं पैसेज पढ़ूंगी, मैं हल्का फुल्का आपको बता रही हूँ। देखिए इस पैसेज में एक पैराग्राफ ये रहा डोमिनेशन तक, दूसरा पैराग्राफ कंट्री तक, तीसरा पैराग्राफ यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे पता चलता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता था फॉर कम्युनिकेशन। इवन जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो तो इंग्लिश यूज करते थे, मगर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर्स थे वो लोग भी इंग्लिश यूज करते थे। फाइन, अच्छा, और उसके बाद ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज हुआ कि रीजनल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कहाँ गया, prompted the British to learn the local languages, the need to communicate with the locals। ठीक है, ओके फाइन।
उसके बाद यही रियलाइजेशन कांग्रेस पार्टी को भी हुई. If they only spoke in English, they were alienated from their own people, and it was considered to be synonymous with cultural domination. तो ये जो कल्चर की बात हो रही है ना, कहीं एक जगह दो जगह आई, तो यहाँ पे सबसे पहले रीजनल, फर्स्ट पैराग्राफ में रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पता चला फर्स्ट पैराग्राफ में. ठीक है, तो किसी ने अगर इंपॉर्टेंस बोला है तो एक हद तक सही है, राइट. और रोल भी बोला है तो भी सही है कि रीजनल लैंग्वेज का रोल है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद पीपल. ठीक है, अपनी बात को बताना. उसके बाद क्या हुआ, ये वाला पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा हिंदी में है. और यहाँ पे एक लाइन ऐसा यूज हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि हिंदी कुछ डोमिनेट कर रहा है. मैं देख लेती हूँ. हिंदू साहित्य सम्मेलन was held. Banaras Hindu University was founded to defend the great Hindu tradition, endorse it in the era between two world wars. अब देखिए, ऊपर में पूरा रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है. अब यहाँ पे गांधी जी ने भी है ना हिंदी को प्रमोट किया. फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट ने भी हिंदी को प्रमोट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस. फिर यहाँ पर लिखा है हिंदू नेशनलिस्ट आल्सो यूज्ड हिंदी. फिर जो इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलिजेंसिया थी उन्होंने भी हिंदी को प्रमोट किया. ठीक है, तो यहाँ पर अजीब बात क्या है, स्टूडेंट्स को मिसगाइड हो जाते. पूरा पैराग्राफ रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, फर्स्ट पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ पूरा का पूरा हिंदी के बारे में है. ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, ग्रोइंग डोमिनेशन ऑफ हिंदी. ठीक है, हैज हाउएवर नॉट एक्लिप्स्ड. एक्लिप्स्ड का मतलब छुपा देना, है ना, अदर रीजनल लिटरेचर. अब देखो वापस से रीजनल लिटरेचर्स के बारे में बात आ रही है. इससे पता चलता है कि कोर एसेंस, द कीवर्ड रीजनल लिटरेचर है. ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग ये पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ अवार्ड के बारे में कि रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी लिटरेचर आए हैं उनको क्या क्या अवार्ड मिला है. फाइन. तो ना अगर मैं सही मायने में बोलूं, कोर एसेंस जो होगा ना, इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन लिटरेचर, ये भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है. अवार्ड के थ्रू इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है. कम्युनिकेट करने के लिए भी इनकी इंपॉर्टेंस बताई, वो भी सही है. रोल भी सही है. मगर पर्सनली मुझे लगता है एवोल्यूशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया, किस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन लिटरेचर इवॉल्व किया, जब वो इट वाज नथिंग, मगर फिर वो कम्युनिकेशन का जरिया बना. फिर उसमें लिटरेचर इवॉल्व होते गए, लिटरेचर लिखना शुरू किया गया और फिर उसमें अवार्ड भी देना शुरू किया, अवार्ड से नवाजा, जो भी अवार्ड देना शुरू किया गया. तो इस तरह से तो एवोल्यूशन मुझे बेस्ट लगता है. मगर इंपॉर्टेंस ऑफ भी बोलोगे, रोल भी बोलोगे, वो भी सही है. क्लियर. चलिए अब हम बुक में आते हैं वापस से. शेयर मैंने रिकॉर्डिंग प्रेस की थी ना, हाँ की है. That's good. Anyway, अब सेकेंड रीडिंग में आते हैं. तो फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है स्टूडेंट, तो पता है आप लोगों को ना टेंशन भी नहीं होगी. अरे हाँ, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ कीवर्ड पहचानना है और एक लाइन में कोर एसेंस. और राइटर का ओपिनियन क्या है. राइटर इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ, फेवर नहीं है, सॉरी, राइटर यहाँ पर राइटर का कोई ओपिनियन नहीं है. एक्चुअली राइटर इज सिंपली स्टेटिंग द फैक्ट्स. देखो कहीं कहीं पे यू विल फाइंड, जैसे फूल वाला था, वहां पे राइटर बहुत ओपनली अपना ओपिनियन दे रहा है. मगर ये वाले पैसेज में राइटर सिर्फ फैक्ट्स को स्टेट कर रहा है, उसमें कहीं पे इनका, इस राइटर का ओपिनियन नहीं है. फाइन. चलिए सेकेंड रीडिंग करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों को. यस मैम. The objective of the second reading is to distinguish the several important broad ideas and concepts scattered in the passage. तो जैसे फूल्स वाला है, ठीक है, ये जो मैंने बोला ना स्कैटर्ड इन द पैसेज, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना वो फूल्स वाला पैसेज है, जिसमें ना पूरा स्कैटर्ड है. कैरेक्टरिस्टिक्स बताते बताते एग्जाम्पल देने लगा, एग्जाम्पल बताते बताते कैरेक्टर्स देने लग गया, तो वो पूरा स्कैटर्ड था. जबकि ये वाला जो पैसेज है ना, इसमें इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड नहीं है. राइटर ने ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बात की है और बहुत क्रोनोलॉजिकली बात की है. कहने का मतलब
क्रम में बात की है। शुरुआत में रीजनल लैंग्वेज का कुछ भी नहीं था, ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ, इंडियन नेशनलिस्ट को रियलाइज हुआ, फिर वो लोग भी रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने लग गए। मगर फिर एक दौर ऐसा आया जिसमें हिंदी लैंग्वेज का एकदम हाइप क्रिएट किया गया, हिंदी लैंग्वेज को, संस्कृताइज हिंदी को। मगर फिर वापस से रीजनल लैंग्वेज आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा। तो बहुत मतलब एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से राइटर ने ये पैराग्राफ लिखा है। मगर जो फूल्स वाला है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो ये वाला जो मैं बोल रही हूँ, सेवरल इंपॉर्टेंट ब्रॉड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट स्कैटर्ड इन द पैसेज, तो उसको आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, ठीक है। The writer in the passage might be talking about cause, effect, or any positive or negative description of some issues. They, if expressing the main theme of the passage, have to be taken up in the pressy writing. तो वही बात है जो connected है core essence से। अच्छा, मेरा next question, सभी कोई हाथ नीचे कर ले, सब हाथ नीचे करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों को, मेरा क्वेश्चन है कि इस पैसेज में आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज मार्जिनली कनेक्टेड टू द पैसेज। हाँ बताइए, मार्जिनली कनेक्टेड टू द पैसेज, सोचिए, ठीक है, फिर हाथ उठाइए जिसको भी समझ में आ रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है पैसेज में जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है कोर एसेंस से, हल्का फुल्का कनेक्टेड है। मैम अभी एक सेकेंड, अभी आंसर मत दो, पता है तो जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आस्क वन बाय वन, ठीक है उत्कर्ष, अगर पता है तो रेज योर हैंड। ठीक है, शुरू करें फिर, चलिए अंबर बताइए। मैम, हाउ these languages connect to people or society? ठीक है, ठीक है, हाँ जयंत। मैम लास्ट पैरा prizes means ज्ञानपीठ award after development of languages, these are not connected with the main theme. नो बिल्कुल कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, क्योंकि कोर एसेंस हमारा है एवोल्यूशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। तो जब इवॉल्व कर रहा है और फिर इस पीक में पहुंच गया है कि उनको अवार्ड भी मिलना शुरू हो गया है, तो ये तो वेरी मच कनेक्टेड। मगर हाँ, बहुत डिटेल में आप नहीं लिखोगे कि इसको इसका अवार्ड मिला, क्योंकि आपको अपने आप को वर्ड लिमिट में रखना है, ठीक है। शाजिया। ओके, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है जहाँ पे यूनिटी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बारे में बात की है। हाँ ठीक है। पूजा।
उत्कर्ष, Hello. हाँ पूजा बोलिए, हाँ बोलिए। मैम रोल ऑफ BHU बनारस। यस करेक्ट, बिल्कुल सही। उत्कर्ष। मैम कांग्रेस पार्टी का जो उन्होंने कि एलियनेटेड हो जाएंगे, एक वो पॉइंट। नहीं, ये है यार कनेक्टेड। रीजनल लैंग्वेज का शुरुआत तो इसी से हुआ था ना, कि इवन आवर लीडर्स स्टार्टेड रियलाइजिंग that the importance of regional languages, communicating in regional language. इसलिए this is important and Britishers भी realize कर रहे हैं, Indians भी realize कर रहे हैं, है ना? मैम जैसे उसमें ये दिया हुआ है कि नेशनलिस्ट रियलाइज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। हाँ नेशनलिस्ट लिख दो, कांग्रेस पार्टी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है। ओके तरुण। हिंदू ट्रेडिशन मैम। बिल्कुल, हिंदू ट्रेडिशन, मैं इसी का वेट कर रही थी। हिंदू ट्रेडिशन है ना, जैसे आई मीन द कोर एसेंस ये है कि रीजनल लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेजेस, राइट? तो इसमें आप पासिंग रेफरेंस दे सकते हो कि एक दौर ऐसा आया जिसमें हिंदी लैंग्वेज या संस्कृताइज हिंदी जो है उसका वो डोमिनेट करने लग गया, उसका डोमिनेंस आया। ठीक है, एक एरा ऐसा आया था जिसको हम हिंदी एरा कह सकते हैं। तो बस वो एक लाइन में बताओगे। BHU आया, गांधी जी ने संस्कृताइज हिंदी को प्रमोट किया, इसके अलावा और इन्होंने भी हिंदी को प्रमोट किया। इतना डिटेल नहीं दोगे। अगर इतना डिटेल दिए ना तो आपके वर्ड्स है ना इस लीस्ट रेलिवेंट कंटेंट पर आपके वर्ड्स कंज्यूम हो जाएंगे, और जो मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट है जिस पे आपको वाकई में बात करनी है उसके लिए आपके पास वर्ड्स नहीं बचेंगे। इसलिए जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, हिंदू हिंदी, इसको आप एक लाइन में बोलकर आगे बढ़ सकते हो। मैम जैसे आपने बोला ये BHU वगैरह को हटा देना है, तो मैम अगर इसको जनरलाइज कर दें तो जैसे इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्रमोट हिंदी, ऐसा करके। देखो तो अगर आप नहीं, अगर हिंदी का डोमिनेंस स्टार्टेड इंक्रीजिंग बिकॉज द स्टलवर्ड्स लाइक गांधी जी स्टार्टेड सपोर्टिंग हिंदी, खत्म। मत BHU सब मत लाओ, मैं वही बोल रही हूँ। मैम BHU नहीं मैम, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन। उसको ऐसे मत देखो, हिंदी का डोमिनेंस बढ़ गया। अब किस लिए बढ़ा, ये आपका कोर एसेंस नहीं है। आपका कोर एसेंस है रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। नाउ दिस इज द कोर एसेंस। अगर आप हिंदी का डोमिनेंस कैसे हुआ ये बताओगे तो आपने तो कोर एसेंस को ही कवर अप कर दिया। फिर आप समझ रहे हो, आपको ना आपका एक एक पीस ऑफ कंटेंट शुड बी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज। तो इवन दिस राइज ऑफ हिंदी या संस्कृताइज हिंदी, इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दैट, मगर आपको बस उसको एक लाइन में बताना है। मगर अगर आपने उसके लिए 2-3 लाइन डिवोट कर दी ना तो फिर आपके वर्ड्स अननेसेसरी कंटेंट पे कंज्यूम हो रहे हैं। बस आप इतना लिख दो, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी या संस्कृताइज हिंदी स्टार्टेड ग्रोइंग इन दिस पीरियड when Gandhi ji and other people मुझे याद नहीं है, started supporting it, खत्म। But after independence this क्या साहित्य अकेडमी was established। ठीक है, तो बस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्लियर? ओके चलिए एक सेकंड शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन। तो these varied they, if expressing the main theme of the passage, have to be taken up in the Prezi writing. These varied ideas might be presented in the original passage in a disorderly way or in a scattered manner. Basically फूल के passage में इस तरह का आपको मिलेगा। The uphill task on the part of the candidate is to arrange these ideas rationally and build connection between them in the Prezi. जैसे कनेक्शन मतलब जैसे पहले रीजनल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस पता चला, मगर जब पता चला तब हिंदी डोमिनेट करने लगा, बट हिंदी स्टार्टेड डोमिनेटिंग। ओके, देन अगेन द एरा ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस केम, जो भी है साहित्य विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साहित्य जो भी था। ठीक है,
तो इस तरह से आपको बताना है। फाइन। अब थर्ड रीडिंग, अब जब स्टूडेंट, तो यानी फर्स्ट रीडिंग में यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड एंड द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज एंड राइटर्स ओपिनियन, अगर है तो। कभी कभी राइटर सिर्फ फैक्ट स्टेट करता है। सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है, अननेसेसरी डिटेल्स को आपको हटा देना है। अच्छा ये मेरे काम का नहीं है, इसको मैं अपने प्रेसी में इंक्लूड नहीं करूंगा, ये सारा मेरा काम का है, इसको मैं प्रेसी में इंक्लूड करूंगा। तो फिल्टरिंग वाला काम आपको सेकेंड रीडिंग में करना है। ओके फाइन। ओके क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, उसको आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। दूसरा काम सेकेंड रीडिंग में ये भी करना है कि ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको। ओके कभी कभी क्या होता है, ब्रॉड कैटेगरीज में भी हमें डिवाइड करना होता है। जैसे फूल्स वाला है, अच्छा कैरेक्टर्स बता रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है और सोल्यूशन बता रहा है, तो इस तरह से 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। तो वैसे भी कर सकते हो। थर्ड reading is done at the time of writing the précis. So the objective of the third reading is to omit out all the non-essential details that are not linked to the main theme of the passage. तो जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तो you have to सारा नॉन एसेंशियल डिटेल्स को एक्सक्लूड करना है। फ्लावरी लैंग्वेज, फैंसीफुल वर्ड्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड अदर ऑर्नामेंटल वर्ड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रेसी। फॉर इंस्टेंस मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, जैसे ब्लीडिंग एयरलाइन, ये एयर इंडिया, एक्चुअली मैं जो एयर इंडिया का था ना, उस पे कुछ कॉलम आया था एडिटोरियल, तो एयर इंडिया को इन्होंने एक एडजेक्टिव दिया था, ब्लीडिंग एयरलाइन दिया था। तो अब तो खैर प्राइवेटाइज हो गया है। तो ये ब्लीडिंग एयरलाइन लिखने की जरूरत, cheers to investors, lone survivor of लोन सर्वाइवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ओल्ड वॉर हॉर्स, ये तो फूल्स वाले पैसेज से, ओल्ड वॉर हॉर्स भी कहीं पे कोई पैसेज में, फेमस सिटी, रिपल इफेक्ट, 64 ईयर ओल्ड। तो इतना 64 ईयर ओल्ड, जब तक आपको लगता नहीं है कि अच्छा एज बताना रेलिवेंट है, तब तो बताओ, वरना मत बताओ। ठीक है। Can be safely excluded from the précis. You can also exclude quotations, sayings, illustrations and dialogues. Dialogues अगर आपको लगता है relevant है तो direct speech में लिखोगे, sorry indirect speech में लिखोगे। ठीक है। Writing the précis. As already mentioned, your précis must start with the sentence that expresses the core essence of the passage. आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी précis जो है ना, core essence से शुरू हो। Okay. After establishing its essence in the very first sentence, you can follow it up. After establishing its essence in the very first sentence, you can follow it up with all the important ideas that are related to its essence. Make sure that these ideas are orderly arranged and interconnected. Keep grammatical errors to minimum. Grammatical errors हो ही जाते हैं, मगर थोड़ा कम रखो। कम से कम देखिए स्टूडेंट्स, जो मेरे ग्रामर के फ्री वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब में, ठीक है, उसमें अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो कम से कम टेंस तक तो वो वीडियोस वॉच कर लो, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब का, अगर आप टेंस तक आपका पूरा सब्जेक्ट वर्ब का एडजस्टमेंट है, हालांकि आगे भी आता है, मगर टेंस तक पूरा सब्जेक्ट वर्ब का एडजस्टमेंट है। और सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में अगर गलतियां होती है ना स्टूडेंट्स, वो गलतियां बहुत अच्छे से नजर आती है। आप प्रेपोजिशन की गलतियां करो, आर्टिकल्स की गलतियां करो, तो वो नजर नहीं आती। एक कंजंक्शन की गलती बहुत अच्छे से नजर आती है, और एक सब्जेक्ट एंड वर्ब का। आप खुद सोचो, अगर मैं हिंदी में बोलती हूँ, हम खा रहा था, हम पढ़ा रहा था, है ना, आई एम फीमेल, और ऊपर से मैं हम के साथ रहा यूज कर रही हूँ, कितना कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है सुनने में भी, है ना। तो ये है सब्जेक्ट एंड वर्ब की गलती। हम खा रहा था, हम इज द सब्जेक्ट, खा रहा था,
इज द वर्ब। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब की गलतियां जितना हिंदी में गंदा लगता है ना सुनने में, वैसे ही इंग्लिश में भी गंदा लगता है। तो कम से कम स्टूडेंट्स, अगर सपोज आप लोगों का पेपर 1 में आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो पेपर 2 के लिए ग्रामर के लिए सिर्फ 10 तक कम से कम पढ़ लो, आई मीन वो वीडियोस वॉच कर लो, ठीक है। एनीवेज, कीप ग्रामेटिकल एरर्स टू मिनिमम, डू नॉट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप एंड कॉमा वेयर एवर रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, एक मैंने देखा टेंडेंसी, जैसे आज मैंने अक्षय का भी पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसको कोविड हो गया था, तो फिर अब वो मुझे दे रहा है। इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा है अक्षय, कोई मतलब ही नहीं है। फुल स्टॉप पुट कर दो ना, क्या दिक्कत होती है? क्यों ट्रेन की तरह लंबे लंबे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो? समझ ही नहीं आता है। फुल स्टॉप पुट करोगे तो एग्जामिनर को भी थोड़ी राहत मिलेगी कि वो भी थोड़ा सांस लेगा, ठीक है। कैपिटल लेटर मिस्टेक मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। स्टूडेंट्स, आप लोग है ना प्रेसी देख कर लिखते हो, और मैं जो स्टूडेंट्स का मैं आंसर स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना, देख कर भी मिस्टेक करते हैं। ये काम जयंत बहुत बखूबी करता है। अब तो खैर उसका एरर बहुत मिनिमम हो गया है, कम हो गया है, मगर है ना देख कर मिस्टेक करना, ये नागेश भी करता है, पूजा भी। सर्वेंट की स्पेलिंग मुझे ध्यान नहीं पूजा ने किया है कि अंकिता ने किया, सर्वेंट की स्पेलिंग, जबकि सर्वेंट है, मैंने किया था। सर्वेंट की स्पेलिंग लिखी हुई है भाई, आप अपने से लिख नहीं रहे हो, तो एक बार देख लो क्या दिक्कत हो रही है ना। ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। स्टिक टू वर्ड लिमिट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द प्रेस। ये ना मैं लिख रही हूँ इसमें, हालांकि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, और कम से कम जब तक ये प्रेसी का टास्क चलता रहे ना, आप हमेशा वर्ड लिमिट नीचे लिखोगे एंड पुट दिस इन ब्रैकेट, ठीक है, ताकि मेरे को ना क्लू तो रहे ना कितना वर्ड्स आपने लिखा है। फाइन, तो यहाँ पर यहाँ पर खत्म हो गया है प्रेसी का सेशन। ये सेकेंड एंड लास्ट वीडियो सेशन है प्रेसी राइटिंग का। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हेलो मैम। मैम, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन 10 मिनट पहले मिलता है, तो मैम उस 10 मिनट का जो मतलब वो ड्यूरेशन होता है, उसमें मैम ये प्रेसे का कोर एसेंस वगैरह वगैरह मतलब कुछ इस पे काम नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो जो बुकलेट होती है ना, वो लॉक्ड होती है। लॉक्ड मतलब वो एक पतली सी एक शीट लगी रहती है, आप वो बुकलेट को शायद खोल सकते, मुझे नहीं पता, मगर जो 10 मिनट का टाइम रहता है ना स्टूडेंट, उसमें आप लोगों को अब जो भी पर्टिकुलर्स है वो फिल करने हैं, और इंस्ट्रक्शंस को बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। गॉट इट। और जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आपको जो मिलती है ना स्टूडेंट, उसके पीछे है क्वेश्चन पेपर अटैच होता है, जिसको आप घर लेकर जाते हो। मगर जहां तक मुझे आइडिया है, किसी ने दिया है पेपर तो मुझे बताएंगे, वो पूरा लॉक्ड रहता है। किसी लास्ट टाइम नहीं था, नहीं मैम था, लॉक रहता है, खोलने ही नहीं देते वो टाइम से पहले। मैम खुला रहता है पर आप देख नहीं सकते, क्योंकि अगर देखेंगे तो एग्जामिनर इन्विजिलेटर, हाँ इन्विजिलेटर, हाँ ठीक है। सुनिए, वैसे भी देखो, सुनो मेरी बात सुनो, हाँ अब मेरी बात सुनो, देखो डिपेंड करता है आप कौन सा आपका सेंटर पड़ा है, ठीक है। कोई कोई एग्जामिनेशन हॉल ऐसा होता है जिसमें पंखा भी नहीं चल रहा होता है, ठीक है। कोई कोई एग्जामिनेशन हॉल ऐसा होता है जिसमें पता नहीं एसी भी चल रहा होगा, मतलब आप समझ, डिपेंड करता है, इन्विजिलेटर टू इन्विजिलेटर भी डिपेंड करता है। कोई कोई इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं, चल देख ले यार, ठीक है, क्या याद रखेगा, ऐसे भी इन्विजिलेटर होते हैं, ठीक है। कोई कोई इन्विजिलेटर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप लोगों को ना वो डिपेंड करता है, मगर स्टैंडर्ड जो मैं बोल रही गाइडलाइन यही होता है कि इट शुड नॉट बी ओपन अनलेस दिस टाइम डजंट कम। ये एग्जामिनेशन वाला जो राइटिंग टाइम है ना, वो डजंट कम। तब मैं मतलब जो 10 मिनट का टाइम रहता है ना, उसमें यू मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस, और बहुत अच्छे से ओमार शीट को फिल करना है। जैसे मैंने नेट का एग्जाम दिया था, अब बिलीव करोगे मैंने अपने नाम में ही गलती कर दी थी,
उसके बाद तो मेरा पेपर ही, उसके बाद तो मुझे एग्जाम देने का मन ही नहीं किया था। वो तो मैं अपने आप पे एहसान कर रही थी एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, एकदम मन ही नहीं कर रहा था। मैंने इतना, मतलब स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ कि आप लोग हमेशा इजी टू डिफिकल्ट लेवल के हिसाब से आप लोग ना अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की है। मैं एक बार ऐसा रिस्ट वॉच पहन के चली गई थी, एक्चुअली वो तो सही था रिस्ट वॉच, मगर क्या हुआ कि जब मैं पानी पी रही थी तो मेरा रिस्ट वॉच जो था वो पानी में पानी उसमें लग गया होगा शायद, वो बीच 1 घंटा चला, उसके बाद बंद हो गया। मतलब आप सोच सकते हो क्या हालत हुई होगी मेरी। मतलब इसी बहुत सारी गलतियां की है, उस बहुत सारी गलतियों से मैं सीखी हूँ, आप लोग भी सीखो। आप लोगों का रिस्ट वॉच जो है उसमें जो टाइम है, इट शुड मैच द टाइम ऑफ द जो बेल टाइमिंग है ना, और इंजुलेटर का जो क्लॉक वॉच टाइमिंग है उससे मैच करो। एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट सी टू इट योर वॉच इज वर्किंग प्रॉपरली। जो टाइम मिलता है इंस्ट्रक्शन, OMR शीट को बहुत केयरफुली फिल करो। ये सब गलतियों का ना कोई वो, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। डूज एंड डोंट्स वाला कौन सा बॉक्स होता है? देखिए इंस्ट्रक्शन शीट है ना 3-4 पेजेस के होते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी हुआ है, तो वो तो खैर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार मैं दिखाती हूँ। ये वाला मैंने आप लोगों को, ये ओरिजिनल यूपीएससी वाली शीट है, देखिए, ठीक है। ये फर्स्ट पेज इंस्ट्रक्शन, सेकंड पेज इंस्ट्रक्शन, थर्ड पेज इंस्ट्रक्शन, फोर्थ पेज इंस्ट्रक्शन, और फिर क्वेश्चन शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन क्या किसके लिए दिया है, एग्जामिनर देखता है भाई कितने डिसिप्लिन्ड हो, इंस्ट्रक्शन आपके लिए मैटर करता है या नहीं करता है, इससे ही पता चल जाएगा जब आपको पोस्टिंग मिलेगी आप कितने डिसिप्लिन्ड रहोगे, ठीक है। मैम मैं उस पेज की बात कर रहा हूँ जो आपकी बुक का है, वो जो लिखते वक्त पंक्चुएशंस और जो आपको बताया था हाइफेनेटेड वर्ड्स कैसे हाँ उसको हाँ फिट हाँ करना हाँ है, हाँ हाँ, उसका स्क्रीनशॉट मैंने पाया था। अगर अच्छा किसी ने ले लिया तो मुझे दे दे, वो मैम ना आपको ग्रुप में सेंड कर दे स्क्रीनशॉट। तो मैं खुद ले लेता हूँ। हाँ ओके अभिषेक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट है ना ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। जिसने भी लिया है ग्रुप में सेंड कर दोगे। जयंत अगर आपने लिया तो ग्रुप में सेंड करोगे। अच्छा एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम हम्म, मैम ये आपने बोला है रफ ड्राफ्ट बनाना कंपलसरी है, तो मैम ऐसा क्यों, मैम मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट प्रेसी शीट में लिखना, बॉक्स में लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत मैम गलतियां होंगी। मैम जैसे किसी को अगर, मैम जैसे आपने बताया कि अगर कोई अच्छा से अच्छा प्रेसे लिखता है तो उसको लगभग 8 to 9 मार्क्स वो फैच करेगा वो, और अगर वो एवरेज लिखेगा तो 5 to 6 मिलेंगे। 7 तो भी मिल मैम सकते हैं। मैम अगर वो मैम अगर वो प्रेसे अगर मैम 20 आधा घंटा के बजाय मैम 20 मिनट्स में हो जाए, अगर हम बिना रफ ड्राफ्ट बनाए करें तो 5 to 6 मार्क्स अगर मिल जाए उसमें, मैम वो 10 मिनट्स कहीं और यूटिलाइज हो सकते हैं। तो रफ ड्राफ्ट नहीं बनाया तो उसमें मैम क्या? देखो धीरज, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, आप बिना रफ ड्राफ्ट बनाए, जो फर्स्ट प्रेसी है ना 2017 वाला, ठीक है। अभी तो मैं जैसे धीरज और ये अंकिता लोग ने मुझे लास्ट क्लास में बोला था कि मैम स्मॉल प्रेसी देने के लिए, तो फॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, गूगल सर्च से मुझे अच्छी प्रेसी मिल गई, ठीक है। तो दैट यू विल गेट। तो एक बार धीरज आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि, और प्रेसी राइट फ्रॉम द डे 1 आपको प्रेसी शीट में ही लिखना है, ठीक है। तो प्रेसी शीट आप हाथ बॉक्सेस आप हाथ से भी बना सकते हो, डायमेंशन सेम रखना, आप प्रिंट आउट निकलवा लो कैसे, और कैसे भी कर लो, ठीक है, मगर प्रेसी शीट में लिखना है। तो धीरज आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना ना, ड्राफ्ट बना के देख लो, ड्राफ्ट बिना बनाए देख लो, किसमें सही लगता है। और इनफैक्ट मैं आपको कहूंगी कि 2000, और एक और चीज, जिस तरह से प्रेसी मैं आप लोगों को दूंगी, जैसे पहले तो 3 स्मॉल पैसेजेस है, उसके बाद यू विल गेट 2017 का प्रेसी, है ना। 2017 का प्रेसी द इजीएस्ट प्रेसी है, इजीएस्ट वन, ठीक है। तो जो इजीएस्ट प्रेसी उसमें आप बिना रफ ड्राफ्ट बनाए आप फिर सीधे प्रेसी शीट में लिखो,
और फिर देखो कि आपको कितने। हमने 2017 का बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया और मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया। मैं देखना चाहती हूँ ये सबसे इजी प्रेसी लोग आप लोग कैसे लिखते हो। और धीरज आप बिना ड्राफ्ट तैयार किए वो प्रेसी शीट में डायरेक्ट लिखना और फिर देखो कि आपको कैसा फीडबैक मिलता है। मार्क्स मैं दूंगी नहीं, फीडबैक आप देखना कैसा मिलता है। ओके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हम्म मैम फिर इसके बाद वीडियो क्लास नहीं होगी प्रेसी के लिए? हो सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर सपोज, हाँ और एक चीज है, जैसे 2021 का प्रेसी अगर आप लोग देखोगे एकदम लास्ट में शेड्यूल के, तो उसके पहले मैं एक वीडियो क्लास जरूर लूंगी। मगर बीच में भी अगर लगता है आप लोगों को, वैसे लगना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है, मगर फिर भी अगर लगता है तो ले सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। मगर वो वेडनेसडे या संडे को ही होगी, इसके अलावा और कोई डेज नहीं। मैम हम टोटल कितने प्रेसी मैंने प्रैक्टिस करेंगे? ऑल प्रीवियस इयर्स और प्लस 3 शॉर्ट पैसेजेस। हाँ मैम थोड़ा सीएपीएफ छोड़ के एक दो मैंने स्टेट का अगर करेंगे तो नहीं मैंने सब करेंगे, नहीं करेंगे जयंत। मैम बहुत अच्छा होता मैम कराते तो मैम। जयंत आप है ना एक काम करना, सुनो, ये प्रेसी जब सारा हाँ खत्म हो जाएगा ना और मैं हाँ थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, मतलब अप्रैल, मैं ओके टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लीस्ट पॉसिबल है मेरा कंडक्ट करवाना, तो जब मैं फ्री हो जाऊंगी मई में, मैं फ्री हो जाऊंगी, मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता मैं कोई क्लास भी लूंगी। ग्रामर का बैच जो मैं लेने वाली थी मई में, मैं वो भी शायद नहीं लूंगी। तो आप मैं फ्री रहूंगी हॉलीडे मूड में, आप मुझे तब दे देना, मुझे मेरे पास टाइम रहेगा, देखती हूँ। थैंक यू मैम। मैम हम लोग भी भेज सकते मुझे नहीं पता है, देखो अंकिता, मगर मैं मई मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आई विल बी टोटली फ्री, मुझे ऐसा फील होता है, मगर मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी थी ना वो सारी खत्म हो चुकी है और मुझे टाइम लगेगा इसको रीबिल्ड करने में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं। हाँ और कुछ? हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ रणविजय बोलिए। प्रीसीज में समझ आ गई, कोर सेंस से करना है, डील करना है, और पार्शियल जो जो कनेक्ट कर रहा है। एक बात और कही मैम आपने कि जैसे बुलेट्स में पॉइंट्स में नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं से तो मतलब जो कंटिन्यूटी होती है मतलब प्रीसीज की, वो हाँ जरूरी तो नहीं है कि वो मेंटेन रहे, बिल्कुल क्योंकि हम कहीं कहीं से पूरे वो उठाएंगे पॉइंट्स। नहीं। देखो रणविजय, कंटिन्यूटी जो है ना, एक फ्लो जो है ना, वो तो ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट तो नहीं बोलूंगी, मगर ऐसे रिपोर्ट प्रेसी सब में होना चाहिए फ्लो। फ्लो नहीं होगा तो पीसेस ऑफ कंटेंट बिखरे हुए लगेंगे, तो वो तो सही नहीं लगता है, बिखरा हुआ कंटेंट तो नहीं अच्छा लगेगा ना, एक कुछ कोहेरेंट फॉर्म में तो होना चाहिए ना, वो धीरे धीरे आ जाएगा। इनफैक्ट ऐसे जब आप लिखोगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैम मैम इसकी रिकॉर्डिंग आप ग्रुप पर भेज देना मैम, क्योंकि बीच में कट हो गया था कनेक्शन। हाँ और नहीं नागेश, वैसे भी मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगी ना यूट्यूब में, तो यू विल गेट, ठीक है। आज ही कर हाँ मुझे लगता है मैं आज ही कर दूंगी मैम, और कल से प्रेसे लिखने के लिए स्टार्ट करना मैम। हाँ आज मैं टास्क दूंगी, एंड सिंस इट इज अ स्मॉल पैसेज, तो यू विल गेट कितना 10 घंटे 12 घंटे मिलेंगे। बाय 3 o'clock यू हैव टू सेंड, मैं आज ही उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगी। यस मैम, ठीक है थैंक यू मैम। हाँ फिर ये आप YouTube में वीडियो अपलोड करते हैं तो सबको ही देख सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, राइटिंग सेक्शन का पूरा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में सीट लिमिटेड थी, तो बहुत सारे एडमिशंस मैंने रिफ्यूज किए थे, ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को भी थोड़ा हर्ट होता है ना कि ऐसे कैसे एडमिशन रिफ्यूज हो रहा है। तो सारे क्वेश्चंस आंसर सब कुछ मिल जाएंगे, बस इवैल्यूएशन नहीं होगा, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स है सिर्फ उन्हीं का इवैल्यूएशन होता है, बाकी सब कुछ ऑल फ्री। मगर जैसे स्टूडेंट्स, मैं जब ऐसे अब शुरू होने वाला है तो क्वेश्चंस आई विल बी रिलीजिंग, ठीक है ना, बाय फेब एंड आई विल रिलीज द क्वेश्चन बाय मिड फेब, मगर आप लोग मत करो रिलीज ना, मुझे अथॉरिटी है, मैं करूंगी क्वेश्चंस आंसर्स रिलीज करना। जैसे एक ऐसे खत्म हुआ तो उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा स्क्रीनशॉट,
मगर आप मत दो किसी को, मैं दूंगी, मुझे पता है मुझे देना है, एंड इट विल ऑल बी फ्री, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चार्ज कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा और मैम कोई? मैम मेरा डाउट था वो ग्रामर से रिलेटेड, हम्म तो उसकी वो ग्रामर की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मैम? देखो बहुत सारा चॉइस है। फर्स्ट चॉइस है कि आप मेरी ग्रामर की बुक खरीद सकते हो, बाय फेब में रिलीज करूंगी। दूसरा चॉइस है यूपीएससी का जो सॉरी सिविल्स का इंग्लिश कंपलसरी की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और एक सॉल्व्ड पेपर आती है, सॉल्व्ड पेपर, आप वो खरीद सकते हो, उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि सॉल्व पेपर है तो क्वेश्चंस आपके पूरे मिक्स टाइप के आएंगे ना, कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा उसमें। मगर यूपीएससी का है, अगर आपकी ग्रामर पे अच्छी ग्रिप है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप सिविल्स का इंग्लिश कंपलसरी का भी पेपर आप ले सकते हैं। मैम आपका जो बुक है वो जो कंपलसरी पेपर 2 का, हाँ, उसमें क्या मैम सीएपीएफ छोड़ के जो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर जो कंपलसरी पेपर है उसका भी प्रेसी क्या है क्या? नहीं, प्रेसी नहीं है। प्रेसी ग्रामर का पार्ट, हाँ ग्रामर का तो मैंने आईएफएस से भी लिया है, इंग्लिश कंपलसरी से भी लिया है, ठीक है, ग्रामर मगर का बुक मेरे पास है। हाँ ग्रामर का तो खैर होगा ही आपके पास, मगर राइटिंग सेक्शन में जैन सुन लो मेरी बात, राइटिंग सेक्शन में प्रीवियस ईयर सिर्फ सीएपीएफ का है, बाकी जो प्रेसी है फॉर प्रैक्टिस सैंपल पैसेजेस, तो दैट ऑल प्रेसीज वर गिवन इन माय टेस्ट सीरीज वाला पेपर्स है ना, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हुआ था, उस पेपर्स में जो जो प्रेसी था वो सारा इंक्लूड करके 43 हो गया है, ठीक है। हाँ मैम मैम मैंने आप टेलीग्राम पर प्रेसी शीट भेजी, वो एक बार चेक करके देख लीजिए मैम, वो चलेंगे। अच्छा एक सेकेंड, डायमेंशंस अगर सही, डायमेंशंस देखो नागेश नहीं पता चलता है, ठीक है, और मैंने अपने टाइपिस्ट को बोला था कि यूपीएससी वाला ही डायमेंशंस रखने के लिए, तो मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और कुछ? यस मैम। मैम अभी तो जैसे प्रेसी के डूज एंड डोंट्स हमने देख लिए, पर अभी मेरे को शायद मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया कि कैसे स्टार्ट करना है प्रेसी को और कैसे खत्म करना है, शायद इस पे बातचीत नहीं हुई है। अच्छा एक मिनट नागेश, ये डायमेंशन सही नहीं है, इसका विड्थ कम है, ठीक है। आप ना ओरिजिनल वाले यूपीएससी का शीट देखेंगे ना, ये नागेश ने पाथफाइंडर का दिया है मुझे, तो इसकी ना आप देखोगे फर्स्ट पेज में डायमेंशन कम है, सेकंड पेज में डायमेंशन हल्का सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आप यूपीएससी वाला शीट देखोगे ना और मेरे वाले शीट से कंपेयर करोगे तो मेरा वाला ना बॉक्स हल्का सा एकदम मामूली सा छोटा है यूपीएससी वाले बॉक्स से, मगर डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम रखने की कोशिश की गई है, ये वाला पाथफाइंडर वाला नहीं चलेगा इसमें। मैम 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 मैंने सेकंड वाले की प्रिंट निकाल ली मैम, तो अभी का 1-2 दिन चलेगा क्या? कर लो, देखो बात ये है ना कि आप कोई भी बॉक्स में दोगे ना, बॉक्स में बस देना है, आप किसी का भी बॉक्स कोई भी प्रेसी शीट ले सकते हो, बस मैं ये चाह रही हूँ कि आप ना अगर डायमेंशन सेम रहेगा ना तो आपको वैसी ही आदत पड़ जाएगी, लेटर्स को छोटा रखना है, लंबा रखना है, आप समझ रहे हो, वो आदत अपने आप पड़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी मैम यूपीएससी की जो आंसर शीट होती है वो एक्चुअली मैम थोड़ी बड़ी साइज की होती है, अपना जैसे A4 साइज का पेपर होता है ना, नहीं उसी साइज की होती है क्योंकि मैंने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है ना मैम। वो जो है ना वो एक्चुअली मैम मैंने जब दिया था तो मेरे को थोड़ी बड़ी लगी थी वो, यानी उसमें जो राइटिंग स्पेस होता है ना वो पूरा A4 साइज का होता है, बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ना वो थोड़ा मैम थोड़ी बड़ी होती है ना, A4 साइज जो होता है ना। हाँ यस मैम सही बोल रहे हैं। हाँ मैम इसकी कॉपी से मैम बड़ी होती है मैम, अगर इसमें भी धीरज सुनो, ठीक है अब सुनो, म्यूट कर लो। हाँ आप सही बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज मुझे मेरे टाइपिस्ट ने बताई थी, जब वो प्रेसी शीट बना रहा था ना तो उसने कहा कि ये वाला जो प्रेसी शीट जब वो डिजाइन कर रहा था तो ये ना बाहर जा रहा था, पेज के बाहर जा रहा था, क्योंकि वो वही सेम डायमेंशन लेने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो उस मेरे टाइपिस्ट ने मुझे कहा कि मुझे हल्का सा डायमेंशन छोटा करना पड़ेगा
यूपीएससी प्रेसी शीट के अकॉर्डिंग अगर मैं डायमेंशन रखूंगा तो ये पेज से बाहर चला जाएगा, तो इसीलिए डायमेंशंस को छोटा रखा गया, एकदम मामूली सा छोटा है, मगर ठीक है, सही कह रहे हो। मैम और मैम जैसे आप बोलते हैं ना मैम, जैसे कि लिखते टाइम ये साइड में मार्जिन खींचो, मैम ये तो ऐसे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में सही है मैम, लेकिन जब ऐसे लिखते हैं अगर मैम उसमें अगर हम अगर साइड में मार्जिन खींच लेंगे तो हम राइटिंग स्पेस बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा तो हम उसमें वर्ड की लिमिट जो हम यहाँ प्रैक्टिस में लिखेंगे और जो वहां लिखेंगे मैम उसमें बहुत फर्क आता है ना। अगर अगर ऐसे हम लिखेंगे मार्जिन के हिसाब से तो इसमें पूरा 3 पेज लग जाएगा, लेकिन वो जो शीट होती है मैम वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें है ना आप 2 पेज में 300 लिख दोगे अगर आपका इसमें 200 आ रहा है। ठीक है धीरज, एक बार हाँ म्यूट कर लेना, सुनिए मेरी बात। मार्जिन देना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मार्जिन जो दोगे ना वो मेरे लिए दोगे, आप धीरज मार्जिन नहीं देते हो ना, मेरे पास स्पेस ही नहीं होता है फीडबैक देने का। मैम वो मार्जिन में इसलिए नहीं देता क्योंकि मैम वर्ड लिमिट्स का मैम आइडिया लग जाता है कि मैं इतने उसमें लिख रहा हूँ तो आपको धीरज सुन लो, आप एक बार ना, आपको वर्ड लिमिट का आइडिया हो गया कि इतने पेज में इतना खत्म हो जाएगा, वो जरूरी है करना, कर लो, मगर वो आप अपने पास रखो। मगर जब आप मुझे देते हो फॉर इवैल्यूएशन एंड इफ यू वांट मी टू गिव यू प्रॉपर फीडबैक, elaborated feedback, then you have to give me some space. अगर स्पेस नहीं दोगे मुझे इरिटेशन होगी, मैं कहाँ फीडबैक लिखूं ये बता दिए। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मुझे ना पूरा 2 क्वेश्चंस के बीच में फीडबैक के लिए स्पेस दे देते हैं, मैम दीजिए जितना फीडबैक देना है, कोई पूरा पेज दे देते हैं। तो और मेरी राइटिंग ऐसी बेकार सी है, बड़ा अक्षर लिखती हूँ, तो मुझे ना आई वांट एम्पल स्पेस यू नो, तो इसीलिए मुझे बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट ऐसे में एक पैराग्राफ में आप लोगों को फीडबैक मिलेगा, तो अगर आप मुझे मार्जिन नहीं दोगे तो आई वोंट गिव यू फीडबैक, ऑब्वियस सी बात है। हाँ नेक्स्ट। यस मैम, एक क्वेरी थी मैम। अभी जैसे आपने बताया क्या डूज एंड डोंट्स हैं प्रेसी के, बट आपने ये नहीं बताया कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे एंड करनी है प्रेसी। देखो आयुष, स्टार्ट तो आपको कोर एसेंस से करना है, ठीक है? ओके मैम। और एंड कैसे करना है उसका कोई फिक्स्ड कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो बता ही नहीं सकती, वो पैरा टू पैरा, सॉरी पैसेज टू पैसेज डिपेंड करता है, ठीक है? इसके अलावा अच्छा एक चीज, जब प्रेस, हाँ एक सेकंड, प्रेसी शीट आप जब बनाओगे, अगर कोई हाथ से भी बना रहा है तो जो 10, 20, 30 है ना, वो जरूर से आप लोग लिखोगे, ठीक है? तो अगर वो लिखोगे तो मेरे पास वो 10, 20, 30 जहाँ पे लिखा रहता है ना, वहां पर मेरे पास स्पेस मिल जाता है फीडबैक देने के लिए, ठीक है? तो वो 10, 20, 30, 40 वो सब भी आपको देना है। हाँ चलिए बात करिए, क्या आप बोल रहे हो? मैम जैसे प्रेसी में 150 वर्ड्स में लिखना होता है अप्रोक्सीमेट। 150 नहीं, 1/3 1/3, यस मैम, यस मैम। पर मैम जैसे 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें 150 बॉक्सेस थे, तो हाँ मेरा मैम 110 वर्ड्स में खत्म हो गया था, ठीक है? तो मैम उसमें कोई दिक्कत है कि कम में खत्म हो जाए तो? मतलब आई नो कि मैंने बहुत गंदा लिखा था मैम, पर मैं पूछ रहा हूँ कि देखो कोई दिक्कत है? देखो यूपीएससी ना हमेशा ज्यादा स्पेस देगा आप लोगों को और बोलेगा मैं पूरी लिबर्टी देता हूँ, देखते हैं कितना लिखते हैं, तो वो बॉक्सेस भी ज्यादा देता है, ठीक है? 1/3 बोला है और स्टूडेंट्स को लगता है यार ये तो और भी बॉक्सेस बाकी है, चलो और लिखो। वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अरे इतना सारा स्पेस दिया है, एक लाइन में आंसर खत्म कर दूंगा, है ना? ये सब तो ट्रिक्स हैं, वो तो देखना चाह रहा है कि जब हम आपको ज्यादा स्पेस देते हैं तो आप क्या सोचते हो कि सब आप ही के लिए है, या आप क्वेश्चन को फॉलो करके आंसर लिखते हो, ठीक है? तो हम प्रेसी शीट में बॉक्सेस भी ज्यादा हैं, रहेंगे ही रहेंगे, आपको 1/3 में लिखना है दिस, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमेशा पैसेज के एंड में लिखा रहता है, तो आपको उसको 1/3 करना है, ठीक है? इसके अलावा मैम अगर किसी के पास वो प्रेसी वाली शीट हो, मतलब बेटर है, हाँ पोस्ट करते तो फिर निकल पाए। प्रेसी शीट तो मैंने भी दिया हुआ है, यूपीएससी का भी प्रेसी शीट दिया है मैंने, अपने राइटिंग सेक्शन बुक का भी प्रेसी शीट दिया हुआ है, दोनों दिया है। अभिषेक ने जो प्रेसी शीट दी है ना 1, 2, 3, 4, 5 ये बेटर है। मैम बोल दीजिए ग्रुप में डालने के लिए। अभिषेक डाल दो ग्रुप में।
मैम अगर कोई किसी स्टूडेंट की अगर कोई प्रेसी लिखी हुई हो और मैम प्लीज आप भेज दो, मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा मैम कि कैसे स्टार्ट करना है। एक बार आर आयुष मेरे पास अब कुछ नहीं है सच में अब कुछ नहीं, कोई स्टूडेंट के आंसर स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं। पहले मैं दिखाती थी, ठीक है, अब आपके यूट्यूब पर है माइंड ना? में कुछ हाँ यूट्यूब में है। यूट्यूब में आप प्रेसी में आप यूट्यूब में आप जाओगे ना, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्रेसी CAPF-IS प्रेसी दिखेगा। तो उसमें ना स्टूडेंट्स के नाम भी लिखे हैं, ठीक है। तो वो आपको मनीष का भी मिल जाएगा, ठीक है, और उसका भी मिलेगा। क्या नाम है अरे वो साउथ इंडियन है, आई डू नॉट रिमेम्बर। उसका ना CISF में हुआ है। हाँ सुधीर नहीं 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 A से नाम है, आई डू नॉट रिमेम्बर। उसकी भी प्रेसी शीट है, उसका CISF में हुआ है। वो मनीष के आगे वाले बैच का है शायद, अ से नाम है, और पता चल जाएगा, साउथ इंडियन नेम है, ठीक है। और पूछिए, और कुछ क्वेश्चन ना? मैम वो कोई ग्रामर प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे थे ना आपसे, ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए पूछ रहे थे ना अभी कोई। तो उसमें आपके यूट्यूब पे खूब सारे वीडियो पड़े तो हैं। हाँ, और वैसे भी अंकिता ने पोस्ट तो किया है ना ग्रामर का प्रैक्टिस। अच्छा हाँ, जो पूछ रहा है ना, अंकिता ने ग्रुप में मेरी फर्स्ट एडिशन की बुक पोस्ट की है, PDF है। ले लो, मैं रिकॉर्डिंग तो बंद करूँ।